हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड लिन दिखा चाहता है, जो अपने आप को ही देखते हुए कहने लगता है कि इस टाइम पर मैं 23 इयर्स का था। मैं उस टाइम पर सोच रहा था कि मेरे फ्यूचर ने तो मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है, बट मौत अचानक मेरे सामने खड़ी हुई थी। ये देखकर मैंने भी एक चीज सोच ली कि जो भी टाइम मेरे साथ कर रहा है, मैं भी उसका खुलकर मुकाबला करूंगा। यही सोचकर वो अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है और वैसे ही उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। लाइक वो एक व्हील चेयर वाला पर्सन से फुटबॉल प्लेयर बन गया था, और जब वो फुटबॉल गोल की तरफ फेंकता है तो गोल से लगकर वापिस एक लड़के को आकर लग जाती, जिसे देखकर सभी लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे और देखने लगते हैं कि इसको ठीक से नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। हमें हमारी फीमेल लीड अन दिखाई जाती है, जो काफी पुअर लड़की होती है और वो पार्ट टाइम की जॉब भी करती होती है। डम्पलिंग्स वो जो सेल कर रही होती है, उसे लेने के लिए कुछ लोग तो आ रहे होते हैं, बट जब उसकी डम्पलिंग्स खत्म होने वाली होती है तो एक कांटा आती और कहने लगते हैं कि मुझे डम्पलिंग्स चाहिए। वो जैसे उसके सामने पैक करने के लिए उसके ऊपर वाले कवर को उतारती है, तो ये देखकर वो कहने लगती है कि तुम्हारी डम्पलिंग तो बिल्कुल भी ठीक से रैप नहीं है और मैं तो फिर बिल्कुल भी नहीं लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आन ने सोच लिया था कि अब वो उसे सेल नहीं करेगी, और जैसे एक लड़का आकर पे भी कर देता और बताता है कि मैं डम्पलिंग्स लेने के लिए आया हूँ, तो वो बताते हैं कि सब खत्म हो गई। वो पता लगता है कि वो लड़का लिन था। कहने लगता है कि डम्पलिंग्स तो ये सामने पड़ी है, तो ये क्या है? तो वो बताते हैं कि ये ठीक से रैप नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको नहीं लेनी चाहिए। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। तो आन भी कहते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा दे देती हूँ, अगर टूट जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा होंगी। ये कहकर उसको 2 बॉक्सेस पैक कर देती है। अब लिन तो इसे देख ही जा रहा था, बट आन ने तो मास्क लगाया हुआ था, इसलिए लिन इसका फेस नहीं देख पाता और अपना ऑर्डर लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद आन की फ्रेंड शीना आती है, जिसने मास्क लगाया हुआ था। उसे देखकर वो कहने लगते है कि तुम यहाँ कैसे? तो वो बताती है कि मैं तो दांत निकलवाने के लिए गई थी, वही निकलवा कर आ रही हूँ। तो ये इसको अपनी शॉप के अंदर बुला लेते हैं। अब इसकी शॉप में आकर ये बैठ तो जाती है, पर जो बैग इसने अपना साइड में रखा तो उस पर्स को उठाकर ये दूसरी जगह रख देती है। तो ये देखकर वो अपने पर्स को दोबारा से उठा लेते हो। कहने लगते है कि तुम ये मेरे पर्स के साथ क्या कर रही थी? ये ब्रांडेड है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, दांत निकलवाने गई थी, पर ब्रांडेड वाला पर्स क्यों लेकर गई? अब इसने मास्क तक भी उतार दिया था और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर जॉब क्यों करती हो? तुम इस तरह यहाँ पर जॉब नहीं करनी चाहिए, वो भी एक वेट मार्केट में। तो वो कहते हैं कि तो क्या हुआ? तो शीन कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि मेरी लाइफ स्ट्रीम में मेरे साथ हेल्प करवाया करो, वहाँ से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, जैसे मैंने अपने दांत निकालने के लिए भी पैसे लगाए हैं ना। वो कहती है कि देखो, ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ पैसे कमाने के लिए, और अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकती हूँ ना। तो जब मेरा दिल करेगा तो मैं कर लूंगी, और ये जॉब तो मैं आंट की हेल्प करवाने के लिए कर रही हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो वो बताते है कि मैं तो तुमसे खाने के लिए आई हूँ। ये कहकर उसको खाना खिलाने के लिए मना लेती है। इधर हमें लिन दिखा जाते हैं, जो डम्पलिंग्स बना रहा होता है, और पीछे से इसका फ्रेंड चैन आता है, जिसके हाथ पर फ्रैक्चर था, इसी वजह से वो अपनी ड्रिंक भी लिन से ओपन करवा रहा होता है। और फिर पूछने लगता है कि तुम क्या बना रहे हो? डम्पलिंग्स को देखकर कहता है कि तुम डम्पलिंग्स बना रहे हो। तो कहता है कि बस ये बताओ, तुम खाओगे या नहीं खाओगे? तो चैन कहने लगता है कि देखो, चाहे मैं बीमार हूँ, पर हमारी तो छुट्टियां चल रही है ना, तो हमें यहाँ डॉम में नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक ऐसी जगह पर रहना चाहिए जो कंफर्टेबल हो। आगे से लिन कहने लगता है कि तुमने जहाँ पर जाकर मर्जी रहना रह लो, मैं तो डॉम में रहूंगा, मुझे तो यही जगह अच्छी लगती है। ये कहकर उसे चैन को साफ मना कर दिया। तो इधर आन दिखाई जाती, जो अपनी फ्रेंड शीन के साथ बैठकर खा रही होती है। शीन अपने सूप को देखकर कहने लगते है कि ये सूप का डिश वॉश ज्यादा लग रहा है, और तुम क्यों रोज राइस खाती रहती हो? क्या ये सेल पर है? तो वो बताते है कि हाँ, ये सेल पर है। तो शीन कहती है कि कभी तो ज्यादा पैसे लगाकर कुछ खा लिया करो। तो कहते है कि नहीं, सेल की चीजें सस्ते में होती है और मुझे सेल की चीजें ही पसंद है। अब उसकी बातों को सुनकर अपना सूप पीने लगती है और कहने लगती है कि ना तो तुम्हें उस आंट की शॉप संभालनी चाहिए और ना ही उनको इस घर का रेंट देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ का रेंट नहीं दूंगी तो कहाँ पर जाकर रहूंगी? छोटी सी जगह में, मुझे वहाँ जाकर नहीं रहना। अब इन्हीं बातों में शीन एक पिक को देखती है और बताने लगती है कि देखो, हमारे स्कूल में फुटबॉल मैच हो रहा है, वहाँ पर देखो सीनियर भी आया हुआ है, और एक सीनियर जिसका नेम जो होता है उसे शीन जानती थी, इसलिए जल्दी से आन को भी पिक दिखाने लगती है और बताने लगती है कि ये वो सीनियर है जो हमारे आने से पहले ही पास आउट हो चुका था। अब आन जब उस पिक को देख रही होती है तो उसकी नजर लिन पर पड़ती है। लिन को देखकर वो पूछने लगती है कि क्या तुम इस लड़के को जानती? तो कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं जानती, ये कौन है? तो आन बताते हैं कि ये मेरी शॉप पर डम्पलिंग्स लेने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि ये हमारे स्कूल में पढ़ता है। तो शीन भी उसे देखकर कहने लगते हैं कि हाँ, वैसे तो मैंने भी इसे कभी अपने स्कूल में नहीं देखा, पर इतने प्यारे लड़के को मैं इग्नोर कैसे कर सकती हूँ, और ये कैसे हो गया कि मैंने ना देखा हो? आन तो उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है, और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि आन इंटरव्यू के लिए एक ट्रेन से जा रही होती है। वहीं पर उसी जगह उसी सेम प्लेस पर लिन भी होता है, पर दोनों एक दूसरे को नहीं देखते, और जहाँ पर उन्होंने जाना होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोनों एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे, और अभी तक दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। आन तो बैठकर अपने इंटरव्यू का वेट कर रही होती है। तो लिन दिखाया जाता है, जो वॉशरूम में अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है, और उनसे पूछ रहा होता है कि आपको डॉक्टर ने क्या बताया? तो कहने लगता है कि डॉक्टर ने वही पिछली वाली बात ही बोली है, कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है, तुम्हें अपना इंटरव्यू आराम से देना चाहिए। तो लिन कहने लगता है कि आप हमेशा यही बात बोलते हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, और तुमने बिल्कुल भी मेरे लिए परेशान नहीं होना। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इंटरव्यू देते साथ ही वापिस आपके पास आ जाऊंगा। अभी ग्रैंडपा बताते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये सुनकर तो लिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पूछने लगता है कि मॉम ने मेरे
बारे में क्या बात की। तो गैंडपा बताते हैं कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम कब वापिस आ रहे हो। ये सुनकर लिन कहता है कि गैंडपा हमेशा की तरह आपकी बार में आपने खुद से ही बात बनाई है ना। पर गैंडपा अभी तो इस बात को नहीं मानते। कॉल के कट होने के बाद लिन अपनी मॉम को मैसेज करके बताता है कि मैं इंटरव्यू के बाद घर वापिस आ जाऊंगा, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि अभी कोई आगे मैसेज लिखने वाला होता है। इतने में बाहर से वॉशरूम की तरफ आते हुए कुछ लोगों की आवाज आती है। उसका लीडर उसे डांट रहा होता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा छुट्टियां कर ली थी अपनी ग्रैंडमा के बीमार होने की वजह से। इसी वजह से बहुत से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी कैंसिल हो रहे थे और ये सब बातें लिन भी सुन रहा होता है। चुप करके उनकी बातें मिरर से ही उन लोगों को देखकर सुनी जा रहा होता है और यहाँ तक कि उस एम्प्लॉय को निकलने का भी बोल दिया जाता है कि तुम इतनी छुट्टियां करोगे तो तुम निकल ही जाओ, यहाँ पर तुम्हारे काम करने का कोई फायदा नहीं। तो वो कहने लगता है कि मेरी ग्रैंडमा तो आईसीयू में है तो मुझे उनके पास जाना पड़ता है। अब लिन को तो शायद अपने ग्रैंडपा ही याद आ रहे होंगे कि मैं भी तो उनके पास जा सकता हूँ ना, और उनके लिए मुझे छुट्टियां भी लेनी होंगी, तो ये कंपनी तो मुझे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं देगी। बट फिर भी उसकी बातें वगैरह सुनने के बाद उसको टिश्यू देकर वॉशरूम से निकल आता और इंटरव्यू देने के लिए आ गया था और उसकी सीट तो आन के साथ ही होती है। आन जैसे उसके बैग को देखने के बाद उसे देखते तो फौरन से पहचान जाती है। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया जाता है कि आप अपने बारे में बताएं। वो लड़का अपने बारे में जब बता रहा होता है तो आन के मोबाइल पर कॉल आने लगती है जिसका मोबाइल साइलेंट पे भी नहीं होता और इसी वजह से जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि ये मोबाइल किसका साइलेंट पर नहीं है। लिन देख रहा होता है कि आन का मोबाइल है और वो अपनी पॉकेट में हाथ में मार रही है, मतलब साइलेंट करने के लिए, और काफी ज्यादा डर भी रही है। यही देखकर वो खड़ा हो जाता है और अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर ऐसे फील करवा रहा होता है कि जैसे उसके मोबाइल पर कॉल आ रही है। आन भी उसको इस तरह करते देखकर अपने मोबाइल को साइलेंट पर कर देती और ये भी सभी लोगों से सॉरी करने लगता है कि मैं मोबाइल को साइलेंट पर करना भूल गया था। अब वो तो इसे डांटने लगते हैं कि अगर तुम्हारा यही बिहेव रहा काम पर भी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा और ना ही हम आपको इस तरह काम पर रख सकते हैं। ये कहकर उन्होंने इंटरव्यू से पहले लिन को मना कर दिया था और लिन भी चुप करके निकल जाता है सभी लोगों से सॉरी करने के बाद। पर ये बात आन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। उसके जाने के बाद फौरन से उसके पीछे आ जाती है और उसको देखकर लिन कहने लगता है कि तुम यहाँ पर। तो वह कहती है कि तुमने मेरी वजह से इंटरव्यू छोड़ दिया और ये भी दिखाया कि तुम्हारा मोबाइल साइलेंट पर नहीं था जबकि मेरा मोबाइल साइलेंट पर नहीं था। तुम्हें इंटरव्यू जाकर देना होगा, मैं सबको जाकर बता देती हूँ कि क्या हुआ था। तो वह कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, मेरी फील्ड फर्नीचर वाली है और ये मीडिया वाला डिपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ पर कैसे जॉब कर सकता है, इसलिए मैंने आपका इल्जाम अपने पर ले लिया और मुझे इस चीज में कोई इशू नहीं है। कहीं तुम तो इंटरव्यू छोड़कर नहीं आ गई हो ना। तो वह कहती है कि हाँ मैं भी इंटरव्यू छोड़कर आ गई हूँ, अगर तुम आ गए तो मैं वहाँ पर कैसे रह सकती थी, और अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते तो मैं भी यहाँ पर जॉब नहीं करूंगी। ये कहकर उसके साथ ही लिफ्ट में आ जाती और लिन भी उसके साथ काफी खुश होता है। अब बाहर आते साथ ही वो लिन से उसकी वॉइस चैट मांग लेती है और लिन भी उसको अपनी वॉइस चैट देने के लिए तैयार हो गया था। अब दोनों में कॉन्टेक्ट तो शेयर हो चुका था और ये अपना नेम भी स्पेलिंग के साथ बता देती और लिन भी अपना नेम इसे स्पेलिंग के साथ बता देता है और वैसे ही वहाँ से जाने लगती है। बट उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन घूम रहा होता है कि मुझे से पूछ लेना चाहिए कि यार ये भी वही यूनिवर्सिटी से है जिस यूनिवर्सिटी से मैं हूँ, और यही सोचकर वो लिन से पूछ लेती। लिन भी इतना शौक होता है, पूछने लगता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। तो वो बताती है कि एक दिन पहले शिन ने मुझे एक पिक दिखाई थी, वहाँ पर मैंने तुम्हारी पिक को भी देख लिया था जिसमें तुम बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो वो बताता है कि हाँ मैं उसी यूनिवर्सिटी से हूँ। तो वो पूछता है कि तुम कौन सी फील्ड से हो, तो वो बता देते हैं कि मैं कौन सी फील्ड से, और इसके बारे में भी पूछती है। तो वो बताता है कि मैं इंडस्ट्रियल डिजाइन की फील्ड से हूँ। और इसी के बाद आनो से ये भी बताते हैं कि हम एक दिन पहले भी मिले हुए हैं जब तुम डम्पलिंग्स लेने के लिए आए थे। अब ये बात सुनते ही लिन को भी याद आ जाता है कि ये तो वही मास्क वाली लड़की है जिसे मैं देखता रह गया था इसके बात करने के तरीके से। तो कहता है कि अच्छा वो आप हो। तो कहती है कि हाँ देखो कैसा इत्तेफाक है, हम दोनों ने एक दूसरे से दोबारा मिल लिया, चलो मैं आपको किसी दिन ट्रीट दूंगी इसी थैंक्स के लिए जो आपने मेरे लिए इतनी बड़ी फेवर की। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है तो लिन भी उसे रोकते हुए बोल देता है कि आज कैसा रहेगा अगर तुम आज मुझे ट्रीट दे दो। ये बात सुनते आन भी रुक जाती है और वो इतनी खुश हो रही होती है क्योंकि वो यही तो चाहती थी। अब दोनों खाने के लिए आ जाते हैं और दोनों साथ में बैठकर बातें भी कर रहे होते हैं। लिन उसे कहते हैं कि क्या तुम पार्ट टाइम डम्पलिंग्स का काम करती है। तो वो बताते हैं कि वो तो मैं आंट की हेल्प करवा रही क्योंकि उनके हस्बैंड बीमार है तो वो काम नहीं कर पाती, तो मैं उन्हीं के लिए जाकर काम करती हूँ। और क्या तुम्हें डम्पलिंग्स बनानी आती है। तो वो बताता है कि हाँ मुझे कुकिंग करनी आती है क्योंकि मैं बचपन से ग्रैंडपा के पास रहा हूँ। ग्रैंडपा कारपेंटर थे और उन्हें बहुत ही अच्छी कुकिंग करनी भी आती थी, तो मैंने उन्हीं से कुकिंग करना भी सीखा। तो ये बात सुनकर आन बताते हैं कि मुझे ज्यादा खाना बनाना नहीं आता पर मुझे कॉफी बनानी आती है क्योंकि मैंने अपने फ्रेश ईयर में पार्ट टाइम जहाँ पर काम किया था वो कॉफी शॉप थी। और लिन भी बताता है कि मैंने ग्रैंडपा से कारपेंटर का काम भी सीखा हुआ है। इन बातों के बाद लिन कहता है कि अब तुमने भी जॉब ढूंढनी है और मैंने भी जॉब ढूंढनी है, तुमने भी पार्ट टाइम काम करना है मैंने भी पार्ट टाइम काम करना है, मतलब हम दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। यही सब बातें कर करके वो खुश हो रहा होता है। आन को याद आता है कि उसे अपनी फ्रेंड के साथ स्ट्रीम करवानी थी और ये बात उसने लिन को भी बताई थी कि वो कभी कभी अपनी फ्रेंड के साथ स्ट्रीम पर सेल का काम करवाती है। और यही बात कहकर वो जाने से पहले लिन से कहती है कि तुमने खा लिया, और फिर जब बिल मांगने लगती है तो लिन बताता है कि मैंने पे कर दिया है। तो वो कहती है कि तुमने क्यों पे किया, ट्रीट तो मैंने देनी थी ना। तो लिन आगे से स्माइल करके कहता है कि तुम गरीब हो ना, क्योंकि आन ने उसे बताया था कि वो वेजिटेबल्स इसलिए खाती क्योंकि वो सस्ते होते हैं
और वो सेल्स की चीजें भी इसलिए खाती है क्योंकि वो सस्ती होती है। और लिन तो ये बात कहकर उसे कहता है कि मैं मजाक कर रहा था और आन भी उसकी बात का गुस्सा नहीं करती। अब आन तो अपने फ्रेंड के साथ लाइव स्ट्रीम करने के लिए आ गई तो शिन कहने लगती है कि तुम्हारा रोमांटिक इनकाउंटर हो गया, कहीं अपनी दोस्त को ना भूल जाना। तो वो कहती है कि वो तो कोइंसिडेंस था और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है कि अच्छा इतना कोइंसिडेंस था कि तुमने उसकी वही चैट भी ले ली, तो मेरे लिए उसके साथ वाले प्लेयर की भी तो वही चैट ले लेती ना। तो आन उसे कहती है कि अभी हम एक दूसरे को इतना जानने नहीं लगे। तो कहती है कि तुम उससे मिला करो ना ताकि एक दूसरे को जान जाओ और फिर मेरे लिए भी उसकी वही चैट ले आना। तो कहती है कि हाँ जरूर ले आऊंगी। शिन तो ये तक कह देती है कि तुम्हें उसको कहना चाहिए कि वो मेरी लाइव स्ट्रीम देखे और उसको जो भी प्रोडक्ट पसंद आए मैं उसे दे दूंगी। तो आन उसे बताने लगती है कि तुम लड़कियों के प्रोडक्ट सेल करती हो और वो लड़कियों की प्रोडक्ट क्यों बाय करेगा। तो शिन कहती है क्या पता उसकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड हो, क्या तुमने ये बात नहीं पूछी। तो कहती कि पहली बार तो मिली थी, मैं थोड़ी ना ये बात पूछूंगी। इधर लिन दिखाया जाता है जो उन्हीं की लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है। उसके फ्रेंड की जब लाइव स्ट्रीम देख रहा था तो उसका फ्रेंड चैन आ जाता, कहने लगता है कि तुम तो एक लड़कियों की प्रोडक्ट की लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद आ गई। तो वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम फिर इसकी लाइव स्ट्रीम क्यों देख रहे हो। तो लिन तो उसे तंग करने लगता है, कहने लगता है कि ये देखो ये लड़की तो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की लग रही है। तो वो कहता है कि नहीं ये मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। और शिन के फेस को देखते हुए कहने लगता है कि ये तो हमारी यूनिक की शिन तो नहीं है, ये तो बिल्कुल उसके जैसी लग रही है। पर लिन उसकी बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता, बस लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। तो चल के लगता है कि ये सब फ्रॉड कर रही है, ये सब उसके प्रोडक्ट्स फेक होते हैं, मुझे तो ये शक्ल से ही फेक लग रही है। पर लिन को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो प्रोडक्ट बस सेल करती है। तो वो कहता है कि प्रोडक्ट ही फेक है। पर इतने में लिन को लेने के लिए कार आ जाती है तो वो वैसे ही देखकर अपना लगेज वगैरह दे देता और चैन को बाय करके चला गया था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और वैसे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिन अपने ग्रैंडपा के घर पर पहुंच गया था। ग्रैंडपा इसके लिए खाना बना रहे होते हैं और साथ में अपना एक फेवरेट शो भी देख रहे होते हैं जो फैंटेसी का होता है। ये देखकर लिन कहने लगता है कि ग्रैंडपा आपको तो सस्पेंस वाली चीजें ज्यादा नहीं पसंद थी। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि सस्पेंस में पता नहीं लगता कि मारा किसने है, तो मैं उससे बोर हो जाता हूँ। तो मुझे ये नहीं पसंद, बल्कि इनका रोमांटिक पन देखना ज्यादा अच्छा लगता है जिसमें लड़के ने उसी पर्सन को मारा होता है जिस पर्सन को लड़की ढूंढ रही होती और लड़की की शादी भी उसी लड़के के साथ हो जाती है। इसका रोमांटिक एरा देखने में ज्यादा ही मजा आता है। लेकिन अपने ग्रैंडपा की ये सब बातें सुनकर कहने लगता है कि ग्रैंडपा आपका इन चीजों में कब से इंटरेस्ट होने लगा। तो ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि अपने टाइम में तो मुझे डेट करने का टाइम ही नहीं मिला, अभी तुम्हारी ग्रैंडमा से शादी होगी तो उन्होंने मुझे किसी तरफ भी जाने नहीं दिया, तो अब बूढ़े होकर उन्हीं सब चीजों को देखूंगा ना। तो लिन कहने लगता है कि ग्रैंडपा अगर आप अभी भी डेट करना चाहते हो तो मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। अब ग्रैंडपा ने खाना बना लिया तो दोनों खाने के लिए बैठ गए थे। ग्रैंडपा तो अपना फेवरेट सीरियल अभी भी देख रहे होते हैं और लिन तो उन्हें देखकर खुश होता है कि ये अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक है। और तभी लिन को मैसेज आता है कि उसे ये को लेने के लिए जाना है। ये देखकर वो ग्रैंडपा से कहता है कि मैं ये को लेकर वापस घर पर आ जाऊंगा जल्दी। तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये से पढ़ाई के बारे में कोई भी बात मत करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको पढ़ने के लिए ज्यादा फोर्स किया जा रहा है, उसको किसी मेडिकल फील्ड में भेजना है और एंट्रेंस एग्जाम भी उसका अच्छा होना चाहिए, तो तुम बिल्कुल भी उससे एग्जाम और पढ़ाई की बात मत करना और हो सके तो अपने मॉम डैड के घर पर एक रात भी गुजार आना, नेक्स्ट डे मेरे पास आ जाना। इतने टाइम बाद आए हो तो अपने मॉम डैड के घर पर भी तो रहना चाहिए ना, उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया करो। अब लिन उनकी बात मानकर अपने भाई ये को लेने के लिए चला गया। तो इधर आन दिखाई जाती है जो अपने डैड के साथ होती है और कहने लगती है कि डैड के आपको किस्मत पर यकीन है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ मुझे तो किस्मत पर यकीन है, अगर किस्मत ना होती तो तुम्हारी मॉम और मैं कभी भी एक साथ ना होते। तो वो इसकी मॉम और अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं कि उसने मुझे सामने आकर रोक लिया था और मैं उस टाइम पर ट्रक चलाया करता था, डिलीवरी का काम करता था। अब उसने रोक कर मुझसे लिफ्ट मांगी और मैंने भी इतनी प्यारी लड़की को देखकर लिफ्ट दे दी। हमारी बहुत अच्छी बात चलती रही, पर जैसे ही उसका रास्ता खत्म हो गया तो वो चली गई। ये सुनकर आन कहने लगती है कि आपको एक दूसरे से कॉन्टेक्ट तो ले लेना चाहिए था। पर उसके डैड कहते हैं कि बस नहीं लिया था और फिर से किस्मत में एक दिन मैं जिस रेस्टोरेंट में जाता हूँ वहीं पर वो भी होती है और फिर मैं राइस और सूप ऑर्डर करवाता हूँ तो वो मुझे सर्व करती है। इसी तरह मैंने काफी बार ऑर्डर करवाया और हमेशा वो मुझे सर्व किया करती थी। मुझे लगने लगा कि वो मुझे लाइक करती और इसी के बाद मैंने एक दिन उसे सर्व किया क्योंकि वो तुम्हारी मॉम बन चुकी थी। बट किस्मत एक जैसे ही नहीं रहती और किस्मत को अपने हिसाब से चलाना भी मुश्किल काम होता है। ये बातें सुनकर आन तो काफी सैड सी हो जाती है। अभी इसके डैडो से पूछे लगते हैं कि ये तो बताओ तुम क्या किस्मत की बातें कर रही थी, तुम भी तो कुछ बताओ ना। पर आन उन्हें कुछ भी नहीं बताती। लिन जो अपने भाई को लेने के लिए पहुंच जाता और ये इसे देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। ये कहता है कि मैं छोटा तो नहीं हूँ जिसे पिक करने की जरूरत है। ये कहकर लिन से दूर खुद ही जाने लगता है। लिन कहने लगता है कि क्या हम बारबेक्यू खाएं, बट वो इसकी बात का भी कोई आंसर नहीं दे रहा होता। वो हेडफोन लगाकर बस चुप करके घर पर आ जाता और घर पर आने के बाद सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके रूम पर लिन नॉक करने लगता है और पूछे लगता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो वो इसे कह देता है कि हाँ आ जाओ। अंदर आने के बाद लिन कहने लगता है कि आते साथ ये मतलब तो नहीं होता कि तुम रूम में चले जाओ। तो वह कहता है कि हाँ तो और क्या मतलब होता है कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। लिन कहता है कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला, तो मोबाइल यूज करो पर इस तरह डायरेक्ट रूम में थोड़ी ना आ जाओ, और मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कभी फोर्स नहीं करता, तुम जो करना चाहे कर सकते हो। इससे आगे अभी भाइयों की कोई बात होने लगती है। तो इतने में बाहर से मॉम की आवाज आ जाती है कि लिन ये कहाँ पर हो। और लिन आकर मेरी बात सुनना। ये बात सुनकर ये तो हेडफोन दोबारा से लगाकर बैठ गया था और लिन अपनी
अपनी मॉम के बुलाने पर चला गया था। जब बाहर जाता है तो मॉम को काम करते देखकर उन्हें बुलाता है और कहता है कि मैंने आपसे एक बात करनी। अभी इतना ही बोलता है तो उसके डैड आ जाते हैं, जिन्हें आते देखकर ये चुप हो गया था और उनके हाथ की तरफ देखने लग जाते हैं जो हाथ पर चोट लगी हुई थी। और डैड के ना देखने पर डैड कहकर जब बुलाता है तो उसके डैड इसकी तरफ देखकर कहते हैं कि तुम आ गए हो। ये कहकर चेंज वगैरह करने के लिए चले गए तो जैसे खाने के लिए आकर बैठे होते हैं तो लिन तो बस उन्हें देखी जा रहा था। उसके डैड लिन को देखते देखकर पूछे लगते हैं कि क्या हुआ, क्या कोई बात करनी है। तो लिन कहते हैं कि जी मैंने आपसे एक बात करनी है। तो अपने भाई की साइड लेते हुए लिन कह देता है कि अगर मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना चाहता तो आप उसे ना भेजें, और अगर वो पास आउट नहीं होता तो आप क्या करेंगे। तो वो कह देते हैं कि मैं दोबारा से एग्जाम दिलवाऊंगा, मतलब ये जब तक पास नहीं होता तब तक वो रिपीट पे देता रहेगा। और ये डैड ने सोच कर रखा हुआ था। लिन तो ये सुनकर हो जाता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब किचन से उसकी मॉम भी सो रही होती है कि अपने डैड के साथ क्या बातें कर रहा और उन्हें मनाने की ट्राई कर रहा है। जैसे अंदर ही अंदर उसकी मॉम को भी बुरा लग रहा हो कि ये के साथ उसके डैड क्या कर रहे हैं। और लिन को डैड कहने लगते हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया और अगर खा रहे हो तो यहाँ से चले जाओ, अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। ये कहकर उन्होंने लिन को वहाँ से भेज दिया था। और इधर हमें आन दिखाई जाती है जो सोने से पहले भी अपने मोबाइल को देख रही होती है और लेट कर भी अपने मोबाइल पर लिन की ही पिक्स को देख रही होती है, क्योंकि उसे वेट होता है कि लिन का मैसेज कब आएगा। और इधर हमें लिन दिखाया जाता है जो अपने रूम में होता है तो उसकी मॉम उससे बात करने के लिए उसके रूम में आती है। और यहाँ पर आकर लिन से कहने लगती है कि क्या तुम अपने ग्रैंडपा के घर पर नहीं आए हो बल्कि यहाँ पर ये के लिए बात करने के लिए आए। तो कहते हैं कि अगर ग्रैंडपा के पास जाऊँ तो वो ये कहते हैं, अगर आपके पास जाऊँ तो आप ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर ये के लिए आया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जब लगा कि उसे पढ़ाई के लिए फोर्स किया जा रहा है तो मैंने बस बोल दिया। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम इस मामले में नहीं बोलना चाहिए, तुमने अपनी बारी में अपनी मर्जी चलाई ना, तुम मेडिकल कॉलेज में नहीं गए बल्कि जो तुम करना चाहते तुमने वही किया। और ये सब देखकर तुम्हारे डैड को तो बस हार्ट अटैक आने वाला था, पता नहीं उनकी जान कैसे बची। उन्होंने एक बेटे की बारी तो ये चीज सह ली पर दूसरे की बारी तो उन्हें अपना काम करने दो ना, जो वो चाहते उन्हें करने दो ना। तो लिन कहने लगता है कि ये अपनी मर्जी से क्यों नहीं कुछ कर सकता। डैड क्यों चाहते हैं कि वो उनकी मर्जी से पढ़े, उनकी मर्जी से काम करे, इस तरह तो आपका पढ़ने को दिल ही नहीं करता। पर इनकी मॉम तो उसी पर गुस्सा हो जाते है कि तुम्हें पता ना तुम्हारे चेंज करने की वजह से तुमसे डैड ने कितना टाइम बात ही नहीं की थी और अब जाकर तुमसे थोड़ी बहुत बात करने लगे हैं, तो तुम ये के साथ भी यही सब कुछ करना चाहते हो। अपनी बातें वगैरह सुनाकर उसकी मॉम चली जाती और लिन की तो एक भी बात नहीं सुनती। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि आन अपने डैड के लिए नाश्ता बनाते। उसके डैड जब नाश्ता करने के लिए आते तो वो कहने लगते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है ना। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, कब हाई है। तो आन कहते हैं कि डैड मुझसे तो झूठ ना बोले, आपका मॉनिटर मेरे मोबाइल से कनेक्ट है। ये सुनकर उसके डैड कहने लगते हैं कि कितनी बुरी बात है, आज के जमाने में कोई भी चीज प्राइवेट नहीं रहती, आपकी प्राइवेसी नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। और फिर आन उन्हें बता दिया है कि आपको चेकअप करवाने के लिए जाना है हॉस्पिटल में, तो आपको काम से हाफ डे ऑफ लेना होगा। तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चेक नहीं करवाना। तो आन कहती है कि अच्छा चेक नहीं करवाना, जब आप बीमार हो जाएंगे तब भी तो आपने हॉस्पिटल में जाना है ना, तो अभी भी आपको बस गैस्ट्रोस्कोपी तो करवानी है। ये सुनते ही साथ ही उसके डैड कहने लगते हैं कि वही चीज ना जो गले से एक चीज छोटी सी अंदर लेकर जाते हैं ना। ना ना मैं नहीं वो करवाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आन कहती है कि अच्छा। उसके डैड कहते हैं कि तुमने इतने पैसे क्यों लगा दे। तो आन कहती है कि यही आपके लिए ठीक है, अगर मैं कम पैसों वाला लेती तो वो ज्यादा दर्द देता है, तो आपको लगता है कि आप इस उम्र में इतना दर्द बर्दाश्त कर पाते। तो उसके डैड कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं यही करवाने के लिए हॉस्पिटल में चला जाऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि उन्हें यही डर होता है कि मुझे ज्यादा दर्द ना हो। भी कहने लगते हैं कि देखना ये चीज मैं ऐसे निगल लूंगा। ये कहकर वो डम्पलिंग मुंह में डाल तो लेते हैं और निगलने लगते हैं तो गले में अटक जाता है। तो जल्दी से अपना सूप पीने लगते हैं तो आन हंसने लगते हैं उन पर। और इधर हमें लिन दिखाया जाता है जो वापिस आ रहा था और वापिस आते हुए वो आन को मैसेज करता है कि फ्री की कॉफी कहाँ से मिलती है। ये मैसेज देखते साथ ही आन इतनी खुश हो जाते हैं, उसको बताते हैं कि इतने टाइम पर और ये वाली शॉप है। तो वो बताता है कि मैं 1.5-2 घंटों में पहुंच जाऊंगा। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं 3.5 घंटों के बाद तुम्हारा वेट करूंगी वहीं पर बैठकर। तो लिन भी इतना खुश हो जाता है कि आज वो इससे मिलने वाला है और आन भी इतनी खुश हो जाती है। आन का जैसे टाइम करीब आ रहा होता है तो वो जल्दी से तैयार वगैरह होकर निकलने लगती है। तो उसको याद आता है कि उसने शूज ही नहीं चेंज किया, जल्दी से शूज चेंज करके निकल जाती है शॉप के लिए। और शॉप में लिन का वेट करने के लिए बैठ गई थी और लिन तो पीछे से आकर आन को बैठे हुए देखकर खुश होता और फिर अपना लगेज उठाकर आन के पास आ गया था। आन उसका लगेज देखकर उसे कहने लगती कि क्या तुम घर से भागने की तैयारी कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर दोनों कॉफी लेने के लिए बैठ गए थे। आन उसके लिए कॉफी बना कर लाती और लिन देख कर कहने लगता है कि तुमने तो हैंडमेड बोला था, तो हैंडमेड का मतलब है कन्वीनियंस स्टोर। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर अपनी तरफ से उसमें शुगर ऐड कर देती और कहती है कि अब टेस्ट करना, अब तुम्हें बिल्कुल हैंडमेड लगेगी, डिफरेंट टेस्ट। ये सुनकर लिन जैसे टेस्ट करता तो सच में उसे बहुत डिफरेंट लगती है। आन तो बस उसे देखकर खुश हुई जा रही होती है। वो आन को देखकर आन से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या रॉक पसंद है। तो वो कहती है कि मुझे पसंद नहीं है, बल्कि मेरे डैड को पसंद है और उन्हीं की वजह से मैं ये बचपन से सुनती आ रही हूँ। और वो एक ट्रक ड्राइवर है जिन्हें अपने लुक्स और बॉडी का बहुत ख्याल रहता है और जब वो रात में वापस आते हैं तो उनके पास कोई भी पैसेंजर नहीं होता। इसी तरह अपने डैड की सारी बातें बता देती है। तो लिन से पूछते कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं। तो वो बताता है कि मेरे डैड सर्जन है और ये भी बताता है कि मैं ग्रैंडपा के जाने के बाद उन्हीं के काम को संभालना चाहता हूँ। तो वो कहने लगती है कि हाँ तुमने
ग्रैंडपा के बारे में मुझे पहले बताया था, इसीलिए तुम इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में पहले से ये सब चीजें हैं। मतलब डैड सर्जन है तो वो भी तो हाथ से काम करते हैं और तुम भी हाथ से करना चाहते हो ग्रैंडफादर का काम। और इसी के बाद वो अपने ग्रैंडपा की चीजें बताने लगते हैं कि वो एक लकड़ी से क्या क्या कुछ बना लेते हैं। यही बातें करते हुए हंसते खेलते टाइम गुजर जाता है। लिन अपने घर पर वापस आता है तो वो तो चैन की लाइट चलाने के तरीके से उसे देखकर डर जाता है। कहने लगता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। तो वो इससे प्रॉमिस वगैरह लेने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हें मुझे खाने के लिए कॉल करनी चाहिए थी और आते साथ मुझे भी तो बताना चाहिए था, पर तुम कहाँ पर थे? तो वो कहता है कि मैं फ्रेंड के पास था। तो वो कहता है कि फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? ये बात सुनकर लिन चुप हो जाता है। तो वो उसे पूछने लगता है कि अच्छा ये बताओ तुमने इतने ज्यादा बॉक्सेस मेरे लिए क्यों मंगवाया? पहले तो तुमने कभी मुझे ड्रिंक नहीं लेकर दी। तो लिन कहने लगता है कि तुम मुझसे रेंट मांगते रहते हो यहाँ पर रहने का, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते साथ ही चैन हो जाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी वजह से चोट लगी है। मतलब ये वही बास्केटबॉल वाला सीन होता है जिसकी वजह से चैन को चोट लग गई थी और वो इसी वजह से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते वरना मेरा ख्याल कौन रखेगा। उसकी बातें सुनते हुए लिन अपने रूम में चला जाता है और इधर हमें आन दिखाई जाती है जो बैठ कर गेम खेल रही होती है। तो उसके डैड उसको देखकर हो रहे होते हैं कि ये पता नहीं किनसे बातें कर रही हो और इतनी स्माइल कर रही है। अब पीछे उसके डैड और उसकी फ्रेंड की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड बता देती है कि इसको एक लड़का मिला है। ये सुनकर उसके डैड पूछने लगते हैं कि वो क्या करता है और उसका कौन सा डिपार्टमेंट है। इस तरह की बातें पूछा होता तो वो बताते हैं कि आंट ने मुझे अभी तक इतना कुछ भी नहीं बताया, बस वो ये कहते हैं कि वो जब स्माइल करते हैं तो बहुत ज्यादा प्यारा और क्यूट लगता है। अब इसी के बाद दोनों पीछे आन के आ जाते हैं और आन अभी तक गेम में बिजी होती है। आन के डैड पूछने लगते हैं कि वो कैसा लड़का है। तो वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्यूट और हैंडसम है। ये बात सुनते ही उसके डैड कहते हैं कि अब तो हमें एक मीटिंग रखनी होगी, जिसके बाद उन्होंने आन को अपने सामने बिठाया हुआ था और दोनों उसके सामने बैठे हुए थे। पूछे होते हैं कि वो लड़का क्या करता है और क्या है। तो आन उनको बता रही होती है कि वो बिल्कुल सेम मेरी ही एज का है। और यहाँ लिन जो अपने फ्रेंड की बातों का आंसर दे रहा होता है। लिन उसे बताता है कि हमने साथ में डिनर किया। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम लोगों ने डिनर के बाद किस पे किया? तो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या आन से कहा जा रहा होता है कि क्या तुमने उसका हाथ पकड़ा? तो कहते हैं कि इतनी जल्दी हाथ कौन पकड़ता, अभी हम 2 दिन पहले तो मिले हैं। और यहाँ लिन जो अपने फ्रेंड को बताता है कि वो जूनियर है और वो बिल्कुल मेरे टाइप की है। वो काफी खुश होकर की बात अपने फ्रेंड को बता रहा होता है। और इधर लिन भी वो बताती है कि जब वो स्माइल करते हैं तो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। अब यहीं पर बातें एंड हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग आती है जहाँ पर आन लिन को लेने के लिए आती है और लिन भी उसकी स्कूटी पर बैठ जाता है, उसके पीछे बैठकर जाने लगता है उसके साथ, क्योंकि दोनों साथ में ही कोई जगह ढूंढने के लिए आए थे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। और जो जगह उन्हें मिलती है वहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन की जरूरत होती है, पर ये लोग तो 2 होते, इसलिए सोचते हैं कि हमें ये जॉब नहीं करनी चाहिए, हम जहाँ पर भी करेंगे दोनों साथ में करेंगे। पर लिन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर जॉब कर लेना, मैं नहीं चाहता। तो फिर दोनों सोचते हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए, यहाँ के ऑनर से बात करनी चाहिए, क्या पता हम दोनों को जॉब मिल जाए। अब दोनों बात करने के लिए स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंच कर इन्हें पता लगता है कि एक ही पर्सन की उन्हें जरूरत है, 2 पर्सन की जरूरत नहीं है, वो 2 को पे नहीं कर सकते। लिन कहता है कि इसे रख ले और लिन के बोलने से पहले आन कह देती है कि हम दोनों को रख ले, आप एक ही पेमेंट दे देना, हम दोनों आपस में बांट लेंगे। ये सुनकर वो चाहती है कि क्या मतलब? तो कहते हैं कि हाँ ठीक है ना, हम दोनों आपस में बांट लेंगे, आप हम दोनों को रख ले, हम डबल काम करेंगे। तो वो कहती है कि चले ठीक है। वो भी इन दोनों को रखने के लिए मान गई थी। अब दोनों बाहर तो आ जाते, लेकिन कहने लगता है कि हम दोनों की इनकम कम हो चुकी है, तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारे साथ डम्पलिंग्स का काम करवा दूंगा, जिससे हम दोनों की पे बन जाएगी, मतलब यहाँ से हाफ और वहाँ से हाफ और एक की बंदे की पे। ये आइडिया तो आन को भी काफी अच्छा लगता है। दोनों बैठकर साथ में ड्रिंक करने लगते हैं काम करने से पहले, और आन तो उसको न्यू न्यू चीजें भी टेस्ट करवा रही होती है कि तुम ये वाली चीज टेस्ट करो, ये काफी मजे की है। लेकिन आन को ड्रिंक करते देख कर कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती। तो वो बताती है कि हाँ डैड जब ड्रिंक करते हैं तो मैं उनके साथ बैठकर ड्रिंक करती हूँ, फिर मुझे उनके मुकाबले पर ड्रिंक करनी होती है, इसलिए मुझे ज्यादा ड्रिंक करने की आदत हो चुकी है। क्या तुम अपने डैड के साथ ड्रिंक नहीं करते? तो कहता है कि नहीं। तो आन कहती है कि क्या तुम्हारे डैड ड्रिंक नहीं करते? तो वो बताता है कि वो शायद ड्रिंक करते हैं पर बहुत कम करते हैं, पर जब करते हैं वो मेरे साथ नहीं करते। तो आन कहते हैं कि यही एजुकेटेड फैमिली का फर्क होता है, मेरे डैड सोचते भी नहीं इतनी ड्रिंक कर लेते और तुम्हारे डैड सोच समझ कर करते हैं कि उन्हें कितनी ड्रिंक करनी चाहिए। मैं तो तुमसे जलती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुमसे जलता हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे डैड अच्छे लगते हैं। पापा कहती है कि तुम्हारे वाले डैड ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसे लिन की फैमिली ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब ड्रिंक वगैरह करने के बाद आन लिन को अपने साथ अपना घर दिखाने के लिए ले आती है। घर पर आने के बाद उसके लिए डोर ओपन करती और फिर उसको पहले अंदर जाने को बोलती है। अब जैसे लिन अंदर जाता है तो उसकी ऐसी जगह पर नजर पड़ती है, जिसके बाद तो आन जल्दी से उस रूम के सामने कर्टन करने लगती है और लिन भी ज्यादा कुछ फील नहीं करवाता और आन उसको सोफे पे बिठाने के बाद खुद भी उसके साथ बैठ गई थी। अभी तक आन की तबीयत खराब होती, उसको बार बार छींके आ रही होती, उसको सर्दी हो रही थी। ये देखकर लिन को तो उसकी फिक्र होने लगती है। पहले उसको पानी देता और फिर उसे कहता है ये तुम्हें अपना टेम्परेचर भी चेक करना चाहिए थर्मामीटर से। और थर्मामीटर जब वो लेकर आती है तो ये इसको थर्मामीटर देता है, जो ये चेक करने के लिए रख लेती है। और यहीं पर आन उसे बता रही होती है कि मैं ये घर सेल करने वाली हूँ, हमने दूसरे वाला घर ले लिया जिसके कुछ ही पैसे रह गए हैं। जो पहले रेंट पे करने वाली बात थी वो असल में ये दूसरे घर के पैसे दे रहे हैं। लिन उसकी बात सुनकर कहता है कि जब तुम ये घर सेल करो तो मुझे सेल कर देना, मैं इस घर को लेना चाहता हूँ। तो कहते है कि तुम इस घर को लेना चाहते हो जो इतना पुराना सा घर है? तो लिन कहता है कि हाँ मुझे यही चाहिए। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं इसका कम से कम पैसे लगाकर तुम्हें ये सेल करूंगी। तो लिन तो
तो काफी खुश हो जाता है और जब उसके लिए और गर्म पानी लेने के लिए जाता है तो आकर देखता है कि उसके आने से पहले ही आन सो गई थी। ये देखकर ये उसके ऊपर ब्लैंकेट दे देता है, फिर इसके पास बैठकर इसका फीवर चेक करने लगता। तभी आन के डैड की एंट्री हो जाती है, जो आन के साथ एक दूसरे लड़के को देखकर जल्दी से अम्ब्रेला पकड़ लेते हैं कि तुम कौन हो, और ना ही लिन की बात सुन रहे होते और डैड के शोर करने की वजह से आन की भी आंख खुल जाती और डैड को कहने लगती है कि डैड रुक जाए मैं इसे जानती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम कौन हो। तो यहाँ पर लिन भी बोल देता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनते साथ ही आन तो इतनी खुश हो जाती है क्योंकि वो ऐसे ही तो चाहती थी और उसे अचानक से गर्लफ्रेंड बनने पर भी कोई एतराज नहीं होता। उसके डैड तो बिल्कुल शौक में होते, यहाँ तक कि उनका अम्ब्रेला भी खुल चुका था। वो तो इन दोनों को बैठा लेते और पूछने लगते हैं कि क्या ये बात सच है और तुम दोनों ने डेट करना कब स्टार्ट किया। लिन कुछ बोलने लगता है कि असल में अंकल ये बात है, तो इससे पहले ही वो उसे चुप करवा लेते और कहते हैं कि तुम नीचे बैठो, तो बहुत लंबे हो। आन के डैड जो पूछे होते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हो, तो लिन बताने लगता है कि मैं आपको ये बात क्लियर नहीं कर पाया कि मैं अभी आन का बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। ये बात सुनते साथ ही आन की तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही होती। उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम हंसो तो नहीं, यहाँ पर मैन टू मैन कन्वर्सेशन चल रही है और तुम्हें इस तरह हंसना नहीं चाहिए। और फिर उसके डैड लिन से कहने लगते हैं कि तुम ऐसे ही आन के बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, अगर तुमने चाहो तो क्या बन जाओगे। यहाँ पर आन का एग्री होना जरूरी है और ये बताओ तुम दोनों रिलेशनशिप में हो या नहीं हो। अब लिन तो आन की तरफ देखने लगता है और आन भी स्माइल करते हुए बस इसे हाँ कह रही होती है। तो ये भी कह देता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में है और आन भी इसके कंधे पर सर रख लेती है बड़ी प्यार से और बस स्माइल किया जा रही होती है। तो उसके डैड कहते हैं कि चलो फिर ठीक है और लिन भी कहता है कि मैं आपकी आन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, बस मुझे तो आपकी दुआओं की जरूरत है। अब आन के डैड ने आन को तो वहाँ से भेज दिया था और खुद लिन के साथ बैठे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या पहली नजर में उससे प्यार हो गया। इसी बात को लेकर उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा होता और अपनी ड्राइविंग की बातें सुना रहे होते और साथ में अपनी बॉडी भी दिखा रहे होते और जो चोटें उन्हें ड्राइविंग में लगी थी वो भी दिखा रहे होते हैं। इस तरह बातें बताने के बाद वो लिन को देखते हुए कहने लगता है कि तुम कितने दुबले पतले से हो, तुम्हें भी थोड़ी बॉडी बनानी चाहिए। इस तरह उसकी पूरी बॉडी को ही हिला कर रखते तो फिर कहने लगते हैं कि चलो एक साल में तुम कुछ बेहतर हो जाओगे, अब खाओ पियो और थोड़ी चाय वगैरह भी पियो। अब ऐसे दिखाया जाता है कि आन लिन को छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक आती है और दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं और आन तो बस लिन को देखकर स्माइल किए जा रही होती है। तो लिन उसे कहने लगता है कि तुम्हें घर पर जाना चाहिए वरना दोबारा से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, अगर तुम्हारा तबीयत खराब हो गई तो मुझे बताना, मैं भागा आऊंगा तुम्हारे पास। पर अभी भी आन बस उसे देखी जा रही होती है। तो लिन कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देखी जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। तो लिन कहता है कि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आन कहने लगती है कि हम दोनों एकदम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं और क्या ये कोई ड्रीम तो नहीं है, कहीं पता लगे कि मैं सुबह में उठूं तो तुम गायब हो चुके हो। ये सुनते साथ ही लिन तो आन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे तो आन भी खुश होती है और लिन भी खुश होता है। और हमें नेक्स्ट डे टॉम में दिखाया जाता है जहाँ पर लिन का इंटरव्यू होना होता है और इंटरव्यू से पहले उसका फ्रेंड उसके लिए तैयारी वगैरह कर रहा होता है, सारा कच्चा वगैरह भी साफ कर रहा होता है। जो उसका फ्रेंड ऊपर वाले बेड पर सोया हुआ था उसे कहने लगता है कि तुम अभी तक सो रहे हो, तुम्हें उठना चाहिए और उसके आगे उसका कर्टन भी कर देता है। और लिन देखता है कि उसके पीछे काफी कचरा नजर आ रहा है। ये देखकर वो संभालने लगता है पर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम बैठकर इंटरव्यू की कॉल एक्सेप्ट करो, मैं ये सब खुद ही कर लेता हूँ। ये कहकर उसके पीछे एक चद्दर लगा देता है जिसकी एक साइड उसके एक फ्रेंड को पकड़ा देता है और दूसरी साइड खुद पकड़ कर खड़ा हो जाता है और दूसरे वाले को भी रोकने लगता है कि अब तुम चीजें मत फेंकना वरना इसे शोर होगा। पर वो अभी भी नहीं सुधर रहा होता तो ये उसे रोकने लगता है कि अब तुम्हारी आवाज ना आए। इसी हॉस्टल हैक से लिन अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देता है और इस तरह टाइम गुजरता जा रहा था और आन दिखाई जाती है जो डम्पलिंग्स वाली शॉप पर होती है। वहाँ पर जो भी कस्टमर आ रहे होते हैं वो आकर पूछे होते हैं कि जो तुम्हारे साथ तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता है वो कहाँ पर है। तो वो बताती है कि आज उसका इंटरव्यू है तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। वैसे ही वहाँ पर लिन भी आ जाता है इंटरव्यू देने के बाद। उसके आते साथ ही वो अपनी सारी चीजें उसको दी जा रही होती है क्योंकि अब लिन की शिफ्ट होती है और आन ने जाना होता है इंटरव्यू देने के लिए। आन तो जाते जाते उसको गुड बाय किस करके भी चली जाती है और वैसे ही आन अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है जहाँ पर इसकी फ्रेंड इसका पहले से वेट कर रही होती है। शिन इसको देखते साथ ही कहने लगती है कि तुम थोड़ा तैयार वगैरह भी हो आती। ये कहकर उसको रेस्टरूम वाली साइड पर ले जाती है और इधर लिन जो डम्पलिंग्स का काम कर रहा होता है तो एक आंट आकर उसको जूस टी देती है। अब ये भी उनके दिए हुए जूस को टेस्ट करता और पूछने लगता है कि आपने हेयर कट कहाँ से करवाया। ये सुनते साथ ही उन्हें याद आ जाता है कि मैंने तो सैलून वाली को पैसे नहीं दिए और भागकर पैसे देने के लिए चली जाती है। उनके जाने के बाद लिन जो अपने लिए डम्पलिंग्स बना रहा होता है अपनी और आन के लिए वो हार्ट शेप वाली बना रहा होता है। इतने में आन भी पहुंच जाती है जो आकर देखने लगती है कि तुमने क्या बनाया और हार्ट शेप देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी वहाँ पर आंट वांग की एंट्री होती है जो इस शॉप की ऑनर थी। वो आकर कहने लगती है कि मैंने आप लोगों से कुछ कहना है, तुम दोनों से ही। ये कहकर ये बात बता देते हैं कि मेरी बेटी के घर बेबी हुआ है तो मैंने उसकी केयर करने के लिए जाना है, तो उसके वहाँ पर जाने में जो खर्चा और जो भी चीजें वगैरह होंगी उसके लिए मुझे ये डम्पलिंग्स वाली शॉप को बंद करना होगा। ये बात सुनते साथ ही आंट और लिन तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो यहीं से तो अपना दूसरा पार्ट टाइम का जॉब निकाल रहे थे। आंट कहने लगती है कि मैंने तो इतना सामान वगैरह लिया तो उसका क्या होगा। तो वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो तुम लोगों को ये शॉप बंद करनी होगी। आंट कहती है कि हम तो अनएम्प्लॉय हो गए ना। तो वो कहती है कि तुम दोनों अनएम्प्लॉय कैसे हो सकते हैं, अभी तो आप लोग स्टूडेंट हो, इंटरव्यू दो जाकर, कोई ना कोई जॉब तुम लोगों को मिल जाएगी, सारी जिंदगी ये डम्पलिंग्स थोड़ी ना चलाते रहना है। अब इस बात के बाद वो लोग इस जगह को छोड़ने के लिए मान जाते हैं और हमें लिन
दिखाया जाता है जो बुक स्टोर पर ही काम कर रहा होता है। वहाँ पर जो लड़का पढ़ने के लिए आता है उसकी एक छोटी बेटी भी होती है। वो अपनी बेटी लिन को पकड़ा देता है ताकि उसकी स्टडी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और लिन भी उसको खिलाने के बाद जब गोद में ही लेकर सुला रहा होता है तो उसके डैड वापिस आ गए थे पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद और अपनी बेटी को उससे ले लेते हैं। और जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं वैसे पीछे से आना जाती है और कहने लगते हैं कि अंकल फॉर बात सुनिए। ये कहकर उन्हें केक देती है और साथ में बर्थडे विश भी करती है। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें किसे याद था कि मेरा बर्थडे है। तो वो साइड की तरफ इशारा करती जहाँ पर उन्होंने खुद ही ये बात लिखी हुई थी। फिर वो केक लेने के बाद वहाँ से खुश होकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो बुक स्टोर की ओनर होती है वो बताने लगती है कि इसने 4 बार पहले से एग्जाम दे दिया है बट चारों बारी पास नहीं हुआ। अब ये इसका 5th वाला है। मुझे लगता है कि अब ये अंकल 4 से अंकल 5th बनने वाला है। एक बेटी के साथ स्टडी करना कितना मुश्किल काम है। और फिर हमें वही वाला नोट भी दिखाया जाता है जो अंकल 4 ने लिखा हुआ था। उसमें उन्होंने ये लिखा होता है कि मैं अपनी बेटी के आगे फेलियर नहीं बनना चाहता। मैं उसे ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं हमेशा से फेल होता आया हूँ और कभी भी अपना एग्जाम नहीं पास कर पाया हूँ, ना कुछ बन पाया हूँ। देखते हैं कि 5वीं बार भी मैं पास हो पाता हूँ या नहीं हो पाता। और इस बदकिस्मत इंसान का कल बर्थडे भी है। और यही बात तो आन ने पढ़ी थी। लिन को अपनी मॉम की कॉल आती है। उसकी मॉम उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी ये से बात हुई। तो वो बताता है कि नहीं, मेरी तो ये से बात नहीं हुई, क्यों क्या हुआ है। तो उसकी मॉम बताती है कि वो घर से भाग गया, पता नहीं कहाँ पर गया, ना ही कोई कॉल उठा रहा है ना ही कुछ और कर रहा है। मुझे तो लगा उसकी तुमसे बात हुई होगी। अगले साल उसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था और इसी का पढ़ने को बोला जा रहा था और इसी वजह से वो घर से ही भाग गया। तुम्हें उसको ढूंढो, उसे कॉल करने की ट्राई करो। अब इन बातों के बाद लिन अपनी मॉम से कहने लगता है कि जो मुझे पैसे मिले हैं ना, मैंने उन पैसों में से आपको भी कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। क्या आपने पैसों का मैसेज देखा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बिजी बहुत ज्यादा थी और अभी मुझे ये को भी ढूंढना है तो मैं वो मैसेज वगैरह बाद में देखूंगी। ये कहकर कॉल कट कर देती है। अब लिन तो बिल्कुल उदास होकर बैठ जाता है। उसकी मॉम उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती और ना ही उसकी बातों पर गौर करती है। आज भी उसके पास आकर बैठ के तो पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं, बस मॉम मेरी फिक्र कर रही थी और इंटरव्यू के बारे में पूछ रही थी कि मेरे इंटरव्यूज कैसे जा रहे हैं। अब उसकी बात सुनकर आज जैसे उसे अपने मोबाइल से कुछ दिखाने लगती है तो उसका मोबाइल नहीं चल रहा होता। तो लिन कहता है कि लाओ मुझे दिखाओ मोबाइल को। तो वो उसका मोबाइल पकड़कर उसे ठीक भी कर देता। कहता है कि बस थोड़ा इसका बैटरी का इशू है। और आन उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए स्नीकर्स ले रही हूँ ताकि तुम फुटबॉल में पहन पाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वो पैसे तुम्हारे, तुम अपने पास रखो, अपने पर यूज करो। जो मेरे पास स्नीकर है मैं उसी से टाइम गुजार लूंगा और अगर मुझे लेने भी हुए तो मैं खुद ले लूंगा ना। ये कहकर वो उसे मना कर देता और याद आता है कि डम्पलिंग्स तो बैग में ही है सुबह से। तो वो जल्दी से निकाल कर देखने लगती जो खराब हो चुके थे। तो कहने लगती है कि इनकी तो शेप ही खराब हो गई है। तो कहते कि कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे ही खा लेंगे। पर आ कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें दोबारा से बनाने होंगे मेरे लिए स्पेशल। अब इसके बाद लीन अपने डॉम में वापस आ गया था। वहाँ पर आकर वो ये को कॉल कर रहा होता है बट ना तो ये कॉल अटेंड कर रहा होता तो ये उसको मैसेज वगैरह भी करता है, साथ में 101 भी भेज देता है जिसे वो रिसीव तो कर लेता है बट इससे बात नहीं करता। इतने में वहाँ पर चैन आ जाता है जो बारबेक्यू वगैरह लेकर आया था। तो सभी दोस्त उसको पकड़ कर खाने वाले होते तो वो मना कर देता है। यहाँ तक कि वो लिन को भी खाने से मना कर देता तो वो कहता है कि अगर ये तुम हमारे लिए नहीं लेकर आए तो किसके लिए लेकर आए हो। तो वो बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड लेमन के लिए लेकर आया हूँ। लेमन का नाम सुनते ही लिन कहने लगता है कि उसने तो तुम्हें ब्लॉक नहीं कर दिया। तो वह कहता है कि नहीं, मुझे ग्रेजुएट होने से पहले पहले गर्लफ्रेंड चाहिए वरना लोग क्या सोचेंगे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अभी जब मैं जाकर उसे ये बारबेक्यू दूंगा ना तो देखना वो मान जाएगी और मेरी गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी। तो लिन उसे कहने लगता है कि अगर वो तुम्हें इसके बाद भी रिजेक्ट कर देती है तो इनको मत फेंकना, हम फिर भी खा लेंगे, वापस ले आना। ये बात सुनकर जैसे चंद जाने लगता है तो उसका दूसरा फ्रेंड उसे रोकर कहता है कि पहले अपनी गर्लफ्रेंड की पिक तो देख लो, उसका मैसेज आया था। ये कहकर दिखाता है तो पता लगता है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड बन चुका है। ये देखते साथ ही चंद को तो इतना गुस्सा आ जाता और वैसे यहीं पर बारबेक्यू गुस्से में फेंक कर चला गया था। और ये भी जाते हुए पूछने लगता है कि बताओ फिर हम ये खा ले। तो कहता है कि जो मर्जी करो। लिन भी खुश होकर अपने दूसरे दोस्तों के पास आ जाता है, कहता है कि चलो हम खाते हैं। और इधर हमें आन के डैड दिखा जाते जो घर पर आते हैं। तो अब की बार उन्हें कीज की जरूरत नहीं थी बल्कि पासवर्ड लगाने की जरूरत थी बट उन्हें ठीक से पासवर्ड याद नहीं होता। इसे 2-3 बार लगाते हैं पर डोर तो ओपन ही नहीं हो रहा होता। इतने में आन आके डोर ओपन कर देते तो उसके डैड कहते हैं कि ये मुझसे डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा था। आन डोर को बंद करके कहने लगती है कि मैं आपको बताती हूँ इसका पासवर्ड क्या और आपने कैसे लगाना है। तो उसके डैड ऊंची आवाज में घर का पासवर्ड बोलने लगते हैं। तो आन कहती है कि घर का पासवर्ड है डैड, स्लो बोले। तो फिर वो जब स्लो बोलते हैं तो आन लगाकर दिखाती है कि आपने इसके बाद ये इंटर भी दबाना होता है तो ये डोर अनलॉक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये करना था वरना मैं पासवर्ड बिल्कुल ठीक लगा रहा था, बस ये दोबारा भूल गया। पर तुमने ये इतना ज्यादा महंगा लगवा क्यों लिया, आखिर हमने अपने नए वाले घर में भी तो जाना है, वहाँ पर जाकर ये सारे खर्चे वगैरह करते हैं ना, यहाँ पर करने का क्या फायदा। आन कहती है कि ये अच्छे वाला है ना तो हमें इसी को यूज करना चाहिए और आप भी जब 2-3 बार इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल आपको नहीं लगेगा क्योंकि उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हें फिंगरप्रिंट वाला लेकर आना चाहिए था। पर आन बताते हैं कि वो महंगा होता है और ये भी कह देते हैं कि जैसे हम दूसरे घर पर जाएंगे ना तो हम वही वाला स्मार्ट वाला लगवा लेंगे। और इधर हमें डॉर्म्स में सब लड़के दिखाए जाते हैं। कोई तो इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा होता है, किसी को ग्रीन कलर नहीं पसंद आ रहा होता। इसी तरह की बातें चल रही होती है। तो चैन अंदर आता है तो अपने फ्रेंड को लाइव स्ट्रीम देखते देखकर कहने लगता है कि ये तो तुम शीन की देख रहे हो ना। मैं तुम्हें बता दूं शीन का पहले से एक बॉयफ्रेंड है और
और वो बहुत ज्यादा अमीर है, तो तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है, तो तुम्हें उसकी लाइफ स्ट्रीम नहीं देखनी चाहिए। तो कहता है कि तुम छोड़ दो इस बात को, मेरा क्यों नहीं चांस है। और इधर हमें शीन दिखाई जाती है जो आन के घर पर आकर बैठी हुई थी। आन उठकर आती है और कहने लगती है कि इतना भी क्या हो गया था, तुम मेरे घर पर ही उठकर आ गई हो रात में इस टाइम पर। तो कहती है कि क्यों नहीं कोई बड़ा मसला हुआ, वो मुझे चीट कर रहा है और मेरे पास कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं है, मुझे कोई ना कोई तो एविडेंस चाहिए जिसमें मैं पता लगवा सकूं कि वो मुझे चीट कर रहा और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो वो कहती है कि तुम ये तो नहीं सोची हो कि मैं उसके मोबाइल को हैक करूँ। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हें यही करना होगा। पर आन उसे बताने लगती है कि हैक करना इलीगल काम होता और मेरा डिपार्टमेंट मुझे ये काम करना नहीं सिखाता, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब शीन तो जिद पर आ जाती है कि तुम्हें मेरे लिए करना होगा। तो आन कहती है कि अच्छा अपना मोबाइल दिखाओ। तो उसके बॉयफ्रेंड की आईडी निकालकर उसमें से बहुत सी लड़कियों को देखती है और एक लड़की का देखती है कि वो रात में भी उसी लड़की के साथ खेलता है। ये देखकर उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह निकालकर उसको उसकी वॉइस चैट दे देती है और कहती है कि तुम इससे कांटेक्ट कर लेना और तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे चीट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखते साथ ही शीन कहती है कि अब तो मैं पता लगवा कर रहूंगी और वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। तो आन कह रही होती है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना और ज्यादा उल्टी सीधी बातें ना करना, सही से बात निकलवा लेना ताकि तुम्हें एविडेंस मिल जाए। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि आन को एक पार्सल रिसीव होता है। जैसे उस पार्सल को ओपन करती है तो उसमें मोबाइल का बॉक्स था। उस मोबाइल के बॉक्स को देखकर वो समझ आती है कि ये उसको किसने भेजा होगा। उसकी पिक बनाकर लिन को भेज देती है और बताते है कि ये मुझे किसी ने भेजा। तो कहता है कि ये तो तुम्हें किसी लड़के ने भेजा होगा। तो कहते है कि हाँ किसी लड़के ने भेजा होगा। तो लिन भी बोल देता है कि तुम्हें जिस लड़के ने भेजा ना उसी लड़के से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो तो असल में इनडायरेक्टली अपनी बात कर रहा था क्योंकि उसको ही पता था कि इसका मोबाइल खराब हो रहा है तो उसको न्यू मोबाइल की जरूरत है। तो आन भी कहती है कि हाँ मुझे कर तो लेनी चाहिए। कहने के बाद मोबाइल की अनबॉक्सिंग करती है और मोबाइल को देखकर काफी खुश हो रही होती है। और न्यू मोबाइल मिलने के बाद लिन को अपनी पिक भेजते हुए उसे गुड लक भी विश कर देती है क्योंकि वो आज भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। इंटरव्यू देने के लिए लिन पहुंच जाता और इंटरव्यू के बाद जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो एक पर्सन तो उसे वहाँ का न्यू इंटर्न ही समझ लेता और उसे काम लेने लगता है। और यहाँ पर आन भी इंटरव्यू देने के लिए आई हुई थी। आन जब इंटरव्यू देने के लिए बैठी होती तो उसे पता लगता है कि जो लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं आधे तो उस फील्ड से भी नहीं होते जहाँ पर वो इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं। ये देखकर वो वापस जाने के बाद सारी बातें लिन को बता रही होती और कहने लगती है कि जो उसने डिपार्टमेंट उस लड़के ने बोला था उस डिपार्टमेंट का तो मुझे पता भी नहीं है। और फिर लिन पे अपनी साइड की सारी स्टोरी आज की बता रहा होता है कि कुछ लोगों ने तो मुझे वहाँ का डिलीवरी बॉय समझ लिया था, मुझसे डिलीवरीज वगैरह करवाने लगे। दोनों ही एक दूसरे की बातों पर हंस रहे होते और आंतों से ये भी कहने लगती है कि जैसे ही मेरा न्यू घर आ जाएगा तो उसका रेनोवेशन मैंने तुमसे ही करवाना है और उसी के लिए तो मैं पैसे जोड़ रही हूँ। तो वह कहता है कि मेरा काम डिफरेंट और रेनोवेशन का काम डिफरेंट होता है। पर आन कहती है कि नहीं वो तो सेम होता है ना। तो लिन भी कहता है कि हाँ सेम होता है, चलो बताओ तुम्हें किस तरह का घर चाहिए। उसकी बातें सुन के उसके घर का स्केच बनाने लगता है और सोच रहा होता है कि मैं इसके हर ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ। जैसा ये घर चाहती है वैसा मैं बना तो नहीं सकता बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो ये भी जब इसके टैब को पकड़ती है तो पता लगता है कि उसने तो अपना और इसका एक कैफे बनाया हुआ था। इसकी बातों को सुनकर आन भी ये देखकर काफी खुश होती है। आन जिसके डैड सो जाते हैं तो वैसे ही डोर पर नॉक होता है तो डोर ओपन करने के लिए जाती है तो उसकी फ्रेंड आई थी अपना लगेज वगैरह लेकर। ये देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो बताते है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। ये बात सुनते साथ ही आन उसको अपने घर के अंदर ले आती है और अंदर आकर उसके रोने की वजह से आन के डैड की आंख भी खुल जाती और गॉडफादर के पास आकर बैठ जाती है कि वो लड़का सच में मेरे साथ चीट करा था, वो तो एक स्कैमर निकला। अब तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाकर रह सकती, मैं एक होटल में जाकर रह लूंगी पर उसके साथ नहीं रहूंगी। ये सुनते साथ ही आन के लगती है कि फिर होटल में क्यों नहीं चली गई। तो शीन कहती है कि तुम्हें पता है ना होटल कितना महंगा होता है इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। आन के डैड तो उसे पूछने लगते है कि तुमने कुछ खाया। तो वह बताती है कि नहीं लड़ाई में मैंने कुछ खाया ही नहीं। ये सुनकर वह कहते है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाता हूँ। ये कहकर वो तो वहाँ से चले गए थे। तो आन भी अपनी फ्रेंड के पास बैठ जाते हो कहने लगते है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उस लड़के से दूर रहो, वो लड़का तो मुझे पहले ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो वह कहने लगती है कि अब सभी लोग उसको बैठकर जज कर रहे हैं। तो आन कहते हैं कि तुमने 4 साल में भी उसको जज नहीं किया जबकि वो तुम्हें 8 बार पहले से धोखा दे चुका था। ये बात सुनकर भी शीन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। अभी कहने लगती है कि क्या मैं सोफे पर सो सकती हूँ। तो वह कहती है कि तुम्हें पता है ना हमारे घर में आगे जगह कम है तो तुम यहाँ पर कैसे रह सकते हो। तो ये भी रोना स्टार्ट कर देती और आन से कह रही होती है कि मुझे अपने घर पर रख लो ना, मैं इतनी सैड हूँ फिर भी तुम मुझे कंफर्ट नहीं करोगी। अब उसकी इन बातों को सुनकर आन उसे रखने के लिए मान जाती है। और इधर हमें लिन दिखाया जाता है जो फुटबॉल खेलने के लिए आता है और अपने फ्रेंड के पास जब आकर बैठता तो वो परेशान होता, कहने लगता है कि हमारे बाकी फ्रेंड वगैरह क्यों नहीं आए। तो लिन बताता है कि वो इंटरव्यूज में बिजी है। ये सुनकर तो वो कहने लग जाता है कि अब तो हम ग्रेजुएट होने वाले हैं ना, उसके बाद तो कोई हमें मिलेगा ही नहीं, सभी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, या तो इंटरव्यू दे रहे होंगे या कुछ और ही कर रहे होंगे। और लिन इसके बाद तुम कहाँ पर जाने वाले। तो कहते हैं कि मैं तो डेट पर जाने वाला हूँ। ये बात सुनकर वो कहता है कि इतना टाइम हो गया तुम दोनों को रिलेशनशिप में, अभी भी तुम डेट पर जाते हो। लिन तो उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता और फिर दिखाया जाता है कि लिन स्कूटी चलाते हुए आन को लेकर जा रहा होता है। आन भी उसके साथ बैठकर बहुत खुश होती है। दोनों साथ में कैफे जाते और अपने ग्रेजुएशन से पहले का दिन एंजॉय कर रहे होते हैं। लाइब्रेरी जाते और भी काफी जगहों पर और साथ में अपनी ग्रेजुएशन की सेरेमनी कर रहे होते हैं। केक कटिंग करके उससे पहले दोनों विश मांग रहे होते और विश मांगने के बाद आन लिन से पूछे लगती है कि तुमने क्या विश की। तो वह कहता है कि मेरे पास आओ मैं बताता हूँ। ये बात सुनकर आन जैसे ही लिन के पास जाती
जाती है तो लिन भी इसको किस कर लेता है क्योंकि उसने किस करने की विश की थी। तो लिन की किस करने के बाद आन भी उसे दोबारा से किस कर लेती है और हमें उनका क्यूट सा ग्रेजुएशन का केक भी दिखाया जाता है। अब सभी दोस्त वगैरह साथ में पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हैप्पी ग्रेजुएशन विश कर रहे होते हैं और इनकी मस्ती वगैरह भी चल रही होती है। और शीन दिखाई जाती है जो आन के घर पर ही सोई हुई थी। आन को कॉल आ रही होती तो वो कॉल सुनने के लिए बाहर चली गई थी और वो कोई आन को शॉकिंग कॉल होती है और वैसे ही वहीं पर उस जगह पर पहुंच जाती है टैक्सी से जहाँ से उसे कॉल आई थी और पता लगता है कि वो जिस घर के लिए पैसे दे रही थी वो घर तो उसके साथ फ्रॉड कर गया, मतलब वहाँ पर किसी की भी जमीन नहीं रही थी। सभी लोग गुस्सा करने के लिए आए हुए थे और अपने पैसे वापस लेने के लिए आए हुए थे और इसी में आन को भी चोट लग गई थी और वो काफी सदमे में होती है। लिन उसे लेने के लिए आया हुआ था, पूछा होता है कि तुम्हारा सर तो ठीक है ना, कहीं हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं है। तो आगे से कुछ भी नहीं बोल रही होती और फिर डायरेक्ट रोना स्टार्ट कर देती है कि यहाँ पर मुझे तो पता लग गया है कि हमारा घर नहीं बचा और वो मेरी और मेरे डैड की सब सेविंग्स थी जो हमारी पूरी जिंदगी में कमाई हुई थी। अगर ये बात डैड को पता लग जाती है तो वो इस बात को कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब लिन तो उसे हक करके चुप करवा रहा होता है और अब से उसे सोच लिया था कि वो कुछ ना कुछ करके रहेगा। और इधर आन दिखाई जाती है जो शिन के साथ होती है, शिन भी उसकी हेल्प करवा रही होती है। आन तो कुछ ना कुछ ढूंढ रही होती है कि कोई लॉयर वगैरह मिल जाए और इधर शिन कह रही होती है कि कितना अच्छा होता कि अगर आपका बॉयफ्रेंड एक लॉयर हो, बल्कि आपका बॉयफ्रेंड रिच ही हो तो वो कितनी मजे की बात है। ये बात सुनकर आन कहने लगती है कि किसी का रिच होना काफी नहीं होता, बल्कि आप खुद ही रिच हो उसी में लाइफ का मजा आता है। तो शिन कहने लगती है कि ये तो हमारी लाइफ में बहुत दूर की बात है। वैसे आन को अपनी एक फ्रेंड याद आती है तो वो उसे कॉल करके पूछी होती है कि तुम्हारे फादर इन लॉ एक लॉयर है ना, तो वो बताती है कि हाँ एक लॉयर है और उन्हें बस थाई लैंग्वेज ही आती है। तो ये सुनकर आन पूछने लगती है कि क्या उन्हें चाइनीज नहीं आती, तो वो बताती है कि नहीं उन्हें चाइनीज नहीं आती। तो आन पूछती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी थाई है, तो वो बताती है कि हाँ थाई है। ये बात सुनकर आन उसे थैंक्स करते हुए बाय कर देती और आन के पास तो उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी कि उसके पैसे कभी भी वापस नहीं आ सकते। इधर हमें लिन दिखा जाता है जो फुल मेहनत पर लगा हुआ था और वो आर्टिकल्स वगैरह कोई पढ़ रहा होता है कि किस आर्टिकल से हम क्या कर सकते हैं और किस तरह उन लोगों से पैसे को निकलवा सकते हैं। अब आन भी आकर बैठ के तो देख रही होती है कि वो कितना दिल लगाकर अपना काम करने लगा हुआ है और लिन भी उसे देखकर लॉलीपॉप खाने के लिए दे देता है। कहने लगता है कि तुमने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी और उसको लेकर ऑफिस में पहुंच जाता है और उसी ऑफिस में जो उस बिल्डिंग का ओनर था और वो बिल्डिंग का ओनर इनसे मिलने के लिए तो आ जाता और लिन ने उसे पहले ही बोला था कि वहाँ पर तुमने कोई भी रिएक्ट नहीं करना उसके सामने, बस चुप करके बैठना और बैठकर बातें सुननी है। अब वो ओनर आकर बैठता है तो वो कहने लगता है कि मैंने पहले से बता दिया है कि जिस आदमी ने पैसे लिए वो तो यहाँ से भाग गया है और वो कंस्ट्रक्शन वाला कॉन्ट्रैक्टर था। उसकी बातें सुनने के बाद लिन कहने लगता है कि आपको पैसे तो वापस करने होंगे और सभी आर्टिकल्स और इस तरह की बातें कर रहा होता है जैसे वही सबसे बड़ा लॉयर हो और आन तो बस उसे देखी जा रही होती है। और वो ओनर तो इसकी बातें सुनने के बाद भी वहाँ से उठकर जाने लगता है और कहने लगता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। उसे जाने से पहले लिन भी इस तरह की बातें करता है जो बेचारा खुद ही सुनकर बैठ जाता है क्योंकि लिन ने बोल दिया था कि अगर आपने ना तो हमारे पैसे वापस किए तो बैंक भी हम पर सू कर सकता है और जिसके बाद हमारे पास भी उन्हें देने के लिए पैसे नहीं होंगे। आप लोगों को हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा तो फिर बैंक भी हमारी तरफ नहीं आ सकता और अगर आपने ये काम ना किया और ना ही हमारे पैसे हमें वापस किए तो फिर मैं भी ये बात कोर्ट में ले जाऊंगा और कोर्ट खुद ही आपसे डबल पैसे निकलवाएगा। ये बात तो आपको पता होगी ना। हाँ तो उसकी बातों के बाद उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और वापस आकर अपने फ्रेंड्स लोगों को भी ये सारी बातें बता रही होती कि वहाँ पर लिन ने क्या बोला था और लिन आकर कहने लगता है कि वो लोग इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है तो हमें उसके भागने से पहले कुछ और ही सोचना होगा कि हमें उसके साथ क्या करना होगा। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि अब ये भी ना बोलो कि इसने बहुत अच्छा बोला है क्योंकि ये सारा टाइम मुझ पर ही प्रैक्टिस करता रहा है, मुझे पता है कि इसने भी कितना दिमाग खाया है। अब ऐसी आन को एक कॉल आती है जिससे उसे पता लगता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में। ये सुनते साथ ही वो भागने लगते और बाकी फ्रेंड्स भी उसके साथ भागने लगते और आन तो अपना बैग ही पीछे छोड़ आई थी जो चंद पकड़ कर लेकर आता है। आन आकर हॉस्पिटल में ढूंढ रही होती है कि उसके डैड कहाँ पर है और डैड के मिलने के बाद उनके फ्रेंड से बात करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि डैड को क्या हुआ था। तो वो बताते हैं कि तुम्हारे डैड को पता लग चुका है, वो जो जगह ले रहे थे पैसे देकर और जो सारी सेविंग्स उन्होंने लगा दी थी वो सब उनके साथ फ्रॉड हो गया है। और ये सब बातें उन्होंने एक वर्कर को कहते हुए सुन ली थी जिसके बाद उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वहीं पर गिर जाते हैं। वो तो शुक्र है एम्बुलेंस जल्दी आ जाती तो हम इसे हॉस्पिटल में ले आते तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी कंडीशन ठीक है, बस ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था। आन ये सुनकर सुकून में आ जाती है और वो पूछने लगते हैं कि वैसे वो बताओ जगह क्या क्या हुआ। तो आन बताते हैं कि हमने एक लॉयर से भी बात की और साथ में उस जगह के ऑनर से भी जाकर बात की है तो हमें लगता है कि पैसे वापस मिल जाएंगे। अभी वो आन की ये बात सुन नहीं रहा होता तो उन्हें कॉल आ रही होती है। आन कहने लगती है कि आप जाकर अपना काम कर ले, कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पर अपने डैड के पास हूँ। उन्हें फिर भी आन के डैड की और आन की फिक्र हो रही होती है। कहने लगते हैं कि क्या पक्की बात है मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो वह कहती है कि जी आप चले जाए, आपको काम है। तो कहती है कि ठीक है, तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर वो वहाँ से कॉल सुनते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आन की डॉक्टर से बात होती है और डॉक्टर से पता लगता है कि उन्हें एक हार्ट डिजीज है जिसका सर्जरी होना जरूरी है और ये भी ध्यान रखना कि उन्हें कोई भी इमोशन या कोई भी इस तरह की परेशानी ना आए जिससे उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। अब डॉक्टर के जाने के बाद लिन आ जाता और लिन को देखकर वो उसे अपने साथ अंदर ले आई थी और डैड के होश आते ही दोनों उनके लिए परेशान हो जाते और डैड भी उठते साथ सबसे पहले ये पूछे होते हैं कि मुझे हुआ क्या
क्या है, तो वो बताती है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, बस इसी वजह से आप हॉस्पिटल में हो। तो वो कहने लगते हैं कि अच्छा बस इसी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, पर तुम ये तो बताओ उस जगह क्या क्या बना, क्या हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। तो आन उनसे कहने लगती है कि हाँ उम्मीद तो है कि हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे सच बताना होगा। आन उनकी कंडीशन को देखकर बता नहीं पा रही होती, तो लिन उसकी जगह पर बताता है कि हमने एक लॉयर से बात की थी, तो लगता है कि प्रोसिक्यूटर से बात करने के बाद हमें अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। अब प्रोसिक्यूटर का सुनते वो कहने लगते हैं कि अगर प्रोसिक्यूटर से बात हुई तो इसका मतलब हमें वहाँ की फी भी पे करनी होगी जो बहुत ज्यादा होती है। पर लिन बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा और जो भी फी होगी हम खुद ही लगा लेंगे, आपको पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे ही वहाँ पर शीन आ जाती है चन के साथ और शीन उनके लिए फ्लावर लेकर आई थी, पर आन के डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें इतने पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। शीन कहने लगते हैं कि हम कैसे फ्लावर के बगैर रहते, सभी जो पेशेंट्स होते हैं उनको स्पेशली बुके वगैरह दिए जाते, तो मैं भी आपके लिए ले आई और फ्रूट भी लेकर आई हूँ। ये कहकर चन से कहने लगती है कि पहले जाकर फ्लावर रखो, तो वो आन के डैड के साथ ही फ्लावर रख देता है। ये सब देखकर आन के डैड पूछने लगते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट करे हो। वो तो आगे हाँ कहने वाला होता है, पर शी कहने लगती कि नाना मैं बिल्कुल भी इसे डेट नहीं करी, बल्कि ये मुझे पसंद करता है। ये सुनकर वो कहने लगता कि नाना मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तो किसी और को पसंद करता और वो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। अब यही सुनकर इसकी चैन के साथ लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती है, पर वो फ्रूट पर लाकर खत्म कर देती है कि गॉडफादर के सामने फ्रूट करो। अब वो गॉडफादर के सामने ग्रेप्स वगैरह लेकर तो जाता है, पर उन्हें दिखाने के बाद खुद ही खा लेता है और शीनो से डांटे लगती है कि पेशेंट को हमेशा फ्रूट धो कर दिया जाता है। तो ये सुनकर वो फ्रूट धोने के लिए चला जाता और साथ में केले भी लेकर चला गया था जिसे धोया नहीं जाता। और शीन गॉडफादर के लिए परेशान हो रही होती है, तो गलती से उनकी लीडर के ऊपर ही हाथ रख देती है, जिसके बाद उन्हें काफी दर्द होता है और शीन उन्हें सॉरी करी होती है कि मुझसे गलती से हुआ। अब लिन जब बाहर आने के बाद अपनी मॉम को कॉल कर रहा होता है, तो पता लगता है कि उसकी मॉम तो किसी और कॉल में बिजी होती है। तो ये देखकर वो अपनी मॉम को मैसेज करने लगता है कि मैंने सोच लिया कि मैं यहीं पर जॉब करने वाला हूँ, तो क्या आप मुझे रेंट पर घर लेने के लिए पैसे दे देंगी। और यहाँ पर हमें आन के डैड दिखाए जाते हैं जो फिक्र करे होते हैं कि मेरी सर्जरी के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे। तो वो बताने लगते हैं कि बस आपने सर्जरी करवाने पैसों की फिक्र नहीं करनी, वो तो इंश्योरेंस वाले दे देंगे और सर्जरी पर ज्यादा पैसे नहीं जा रहे, तो आप परेशान मत होना, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अगर सर्जरी में पैसे चले जाएंगे तो हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, हम तो इस तरह रोड पर आ जाएंगे ना। पर आन उनकी यही टेंशन दूर कर रही होती है, कहती है कि बस आपने सर्जरी के लिए हाँ करनी है। पर वो कह रहे होते हैं कि नहीं मुझे डिस्चार्ज होना है, मुझे यहाँ से जाना है। अब आन को भी अपने डैड की बातों पर गुस्सा आ जाता है, वो भी अपने डैड को अच्छी खासी सुना देते हैं कि आप ऑर्डर देने वाले नहीं हो, बल्कि ऑर्डर देने वाली मैं हूँ। मैंने बोला ना आपकी यहाँ पर सर्जरी होगी, तो इसका मतलब सर्जरी होगी, अगर आपने यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो फिर देखना। अब उसकी बातों से तो उसके डैड काफी डर जाते हैं। तो आन भी इतनी बातें सुनाने के बाद पूछती है कि क्या आपको भूख लगी है। ये पूछ कर उनके लिए कुछ खाने को लेने के लिए चली जाती है, पर बाहर आने के बाद तो आन भी काफी परेशान हो रही होती है कि वो सर्जरी के पैसे कहाँ से पूरे करेगी। इसी वजह से अपनी फ्रेंड शिन को कॉल कर देती है और पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त है जो मुझे पैसे दे पाए, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। अब इससे आगे कोई शिन से बात होती इससे पहले वहाँ पर लिन आ जाता है जो इसका मोबाइल पकड़कर कॉल कट कर देता है। तो आनो से कहने लगती है कि तुमने कॉल क्यों कट की। तो वो कह देता है कि ताकि तुम किसी से पैसे ना मांग पाओ, वो भी अपने डैड की सर्जरी के लिए, और किसी के कर्जे के नीचे ना आओ। तो आन कहती है कि तुम मेरी कान लगाकर बातें क्यों सुन रहे थे। तो कहते हैं कि कभी कभी बातें सुनना जरूरी हो जाता है, और आज अगर मैं तुम्हें ना रोकता तो तुमने तो पैसे मांग ही लेने थे ना। तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे इतने पैसे नहीं ले सकती, आगे तुमने लॉयर वगैरह के कामों में पैसे लगा दिए हैं। पर लिन कहने लगता है कि पैसों की कोई बात नहीं है, बस तुम मेरे साथ चलो, हम जाकर सर्जरी के पैसे दे देते हैं। ये कहकर आन को अपने साथ ले जाता है उसका हाथ पकड़कर। अब लिन जब अपने फ्रेंड के साथ होता है तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें रेंट के पैसे दिए थे, क्या तुमने वो सारे पैसे अपनी गर्लफ्रेंड पे लगा दिए। तो वो कहता है कि हाँ। पर चन को तो उसकी फिक्र होने लगती है, कहने लगता है कि अगर तुम्हारी बात ये मॉम को पता लगे, उन्हें पता लग गया कि तुमने घर नहीं लिया बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड पे पैसे लगाए, तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मॉम को ये से टाइम नहीं मिलता, तो मॉम यहाँ पर कभी आएंगी नहीं और ना उन्हें मेरे बारे में पता लगेगा। चन कहते हैं कि कभी कभी तो सोचना चाहिए ना कि मॉम मॉम होती है, कभी भी आ सकती है। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आगे ये कि एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, तो वो कभी भी उसे घर पर अकेले छोड़कर नहीं आएंगी। तो वो पूछता है कि तुम कहाँ पर रहने वाले हो। तो यहाँ पर लीनो से बता देता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। ये सुनकर वो हो जाता है कि तभी तुम इतने अच्छे मेरे साथ बने हुए थे, क्योंकि तुमने मेरे घर पर रहना था। जब मैं पहले बुलाया करता था तब तो कह देते कि मैंने तुम्हारे साथ आकर नहीं रहना, और अब तो तुम एक ही छत पर रह सकते हो। तुमने घर के काम करने होंगे और साथ में सफाई वगैरह भी करनी होगी, और जो मैं बोलूंगा वही तुम्हें करना होगा। अब सारी बातें उसके लिए मान लेता है। और इधर आन दिखाई जाती जो अपने डैड के पास हॉस्पिटल में आती, तो पता लगता है कि डैड तो बेड पर होते ही नहीं। तो साथ वाले पेशेंट से पूछने लगते हैं कि डैड कहाँ पर है। तो वो बताते हैं कि आपके डैड अभी बाहर गए थे। ये सुनकर आन भी उन्हें देखने के लिए चली जाती, और आन के डैड जो किसी लोन वाले से बात करे वो पूछे होते हैं कि मैं लोन किस तरह ले सकता हूँ। तो वो बताते हैं कि बस आपकी आईडी कार्ड की जरूरत है। ये सुन के कहते हैं कि बस इतनी सी बात, और लोन कितने दिन में मिल जाएगा। तो वो बताते हैं कि 3 दिन में। इतने में पीछे से आन आ जाती जो आकर कॉल कट कर देती है और बताने लगती है कि डैड आपको सर्जरी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सर्जरी के पैसे पेड हो चुके हैं। ये बात सुनकर वो पूछे लगते हैं कि किसने किए। तो आन उन्हें नहीं बता रही होती, बल्कि अपने साथ अंदर लेकर जा रही होती है। लिन दिखाया जाता है जो बैठकर अपना काम
कर रहा होता है और वो भी चन के घर पर। और चन के घर पर ही आन लिन के कपड़े धोकर डालने के लिए जा रही होती है। ये देखकर चन को लगता है कि मेरे भी तो कपड़े धो देती ना। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारे क्यों धो, मैं यहाँ पर बस लिन के ही काम करने के लिए आई हूँ, अपने काम खुद करो ना। ये बात सुनकर चन कहते तुम्हारा लिन भी तो यहीं पर रहने के लिए आया हुआ है। अब इसी बात को लेकर इनकी तो मैं स्टार्ट हो जाती है और बाद में जैसे पिलर फाइट स्टार्ट होती है तो साथ में लिन भी चन को मारने लग जाता है अपनी आन के साथ। और हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि आन के डैड की सर्जरी हो रही होती है और साथ में लिन भी बैठा होता है वेटिंग एरिया में। अब दोनों बैठ कर वेट कर रहे होते हैं जैसे सर्जरी कंप्लीट हो, हमें कुछ पता लगे। इतने में लिन को अपने भाई की कॉल आ जाती है जो इसे बताता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर वो शौक हो जाता है कि तुम यहाँ पर, और फिर उसकी बात सुनकर कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। बट उससे बात होने के बाद भी लिन नहीं उठ रहा होता। तो आन खुद ही कहती है कि क्या तुम्हारे भाई की कॉल आई थी, तुम्हें उसे लेने के लिए जाना चाहिए। पर लिन कहता है कि मैं उसे लेने के लिए जाऊँ तो तुम्हारे साथ कौन होगा। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, जैसी डैड की सर्जरी हो जाती है तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि बहुत अच्छे से हो गई। अब उसकी बात मानकर लिन ये को लेने के लिए चला जाता और उसे बोला हुआ था जहाँ पर तुम हो वहीं पर रहना। वो एक रेस्टोरेंट में आकर बैठा हुआ था, वहीं पर पीछे से आकर लिन उसके हेडफोन्स को उतार देता है और बस गुस्से से यही पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले कैसे आए। तो वो भी बोल देता है कि मैं वहाँ से निकलना चाहता था। उसकी बात सुनकर लिन भी उसके सामने बैठ जाता है, पूछ रहा होता है कि पर तुम यहाँ पर आए क्यों हो। जब वो कुछ नहीं बोल रहा होता तो ये भी आगे से कह देता है कि क्या तुम किसी अपनी ऑनलाइन फ्रेंड से तो मिलने के लिए नहीं आए हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिन कहने लगता है कि तुम्हारा तो एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाला तो तुम्हें तो वो देना चाहिए ना, और अभी कॉलेज में होना चाहिए था। तो वह कह देता है कि मुझे वो एग्जाम नहीं देना बल्कि मुझे आर्ट का एग्जाम देना जो यहाँ पर होने वाला है। मेरा दिल सिर्फ म्यूजिक सीखने में और म्यूजिक प्रोडक्शन में है, तो बस मुझे उसी तरफ जाना। पर लिन कहता है कि तुम्हें ये बात मॉम डैड को बतानी चाहिए। ये बात सुनते साथ ही ये कहने लगता है कि तुम मेरी बात कभी भी नहीं समझोगे, बल्कि मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। ये बात कहकर वहाँ से उठकर जाने लगता है, पर लिन उसको आगे से जाकर रोक लेता और कहने लगता है कि पर तुम्हें बताना तो चाहिए ना। तो वह कहता है कि अगर तुमने मॉम डैड को बताया तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा। उसकी ये वाली धमकी सुनते साथ ही लिन कहता है कि चलो ठीक है मैं नहीं बताऊंगा और अब मेरे साथ घर चलो। ये कहकर उसको घर पर ले आता है और घर पहुंचकर उसको स्लीपर्स देता है। घर को देखकर पूछने लगता है कि क्या तुमने ये वाला घर रेंट पर लिया। तो वह कहता है कि नहीं ये मेरे फ्रेंड का घर है, उसके मॉम डैड घर पर नहीं है, वो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए, इसी वजह से मैं उसके घर पर आकर उसके साथ रह रहा हूँ। तो ये कहने लगता है कि मॉम ने जो रेंट के घर के पैसे दिए थे वो कहाँ पर है। अब उसकी बात को सुनकर लिन कहता है कि बड़ों की बातों में नहीं बोलते। वो कहता है कि तुम पहले बताओ मॉम के दिए हुए पैसे कहाँ पर हैं। तो लिन भी पूछ लेता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। तो आगे से कहने लगता है कि मॉम को मैंने कॉल पर बात करते और डैड के साथ बात करते हुए सुन लिया था। जब तुमने रेंट के घर के लिए पैसे मांगे थे तुमने वो पैसे कहाँ पर लगा दिए। अब लिन कह देता है कि हाँ वो मैंने पैसे कहीं पर लगा दिए और ये बात तुमने मॉम डैड को नहीं बतानी। तो ये कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे वाला सीक्रेट रखूंगा, तुम मेरे वाला रखना, और अगर तुमने मॉम को ये बताया कि वो आकर मुझे ले जाए या मुझे वापस जाने का बोला तो फिर देखना मैं ये सबको बात बता दूंगा। पर लिन कहने लगता है कि ये तो गलत बात है ना, मॉम मुझसे पूछेंगी और मैं उन्हें क्या कहूंगा कि तुम यहाँ पर क्यों, मैं तुम्हें क्यों रख रहा हूँ। उन्हें वैसे भी तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम की फिक्र होती है, वो कभी भी मेरे पास तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर ये कहता है कि तुम्हें तो अब मेरा ये काम करना होगा वरना मैं भी सब लोगों को बता सकता हूँ तुम्हारे बारे में। और एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी ये घर से नहीं भागा था, उसकी मॉम ने उसको खाना वाना बना कर दिया था। अब ये खाना खाने के लिए बैठता तो है बट खाना खा नहीं रहा होता। ये देखकर उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुमने फिर से बर्गर खा लिया, मैं वहाँ पर ड्यूटी करके भी आती हूँ और नर्स का इतना काम होता है, घर पर आकर भी तुम्हारे लिए खाना भी बनाती हूँ ताकि तुम हेल्थी फूड खा पाओ, बट तुम्हें क्या, तुमने तो बर्गर खाने होते हैं ऑर्डर करके। ये बात सुनते साथ ही वो अपनी मॉम का बनाया हुआ सूप पीने लगता है। उसकी मॉम और भी खाना दे रही होती है और साथ में एग्जाम की बातें किए जा रही होती है। तो ये सुनकर ये भी कह देता है कि मॉम खाना खाते हुए पढ़ाई की बातें तो ना करें। तो वो कहती है कि चलो ठीक है मैं पढ़ाई की बात नहीं करती, पर प्लीज अच्छे नंबर ले आना वरना मैं तुम्हारे डैड को क्या जवाब दूंगी। ये बात कहकर चुप हो जाती और ये भी खाना खा ही रहा होता है। तभी डैड भी काम से वापस आ जाते और डैड को देखते साथ ही कहने लगता है कि मेरा पेट फुल हो गया। ये कहकर वहाँ से उठकर चला जाता है और जब ये अकेला रूम में बैठा होता है तब अपने मॉम डैड की बाहर से आवाज सुनता है क्योंकि उन्होंने इसके एग्जाम का रिजल्ट देख लिया था जो काफी बुरा होता है, इसके अच्छे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आए होते और इसी वजह से उसके डैड उस पर गुस्सा होते हैं। उसकी मॉम उन्हें कह रही होती है कि अभी वाला एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, देखना एंट्रेंस एग्जाम इसका अच्छा हो जाएगा। पापा कहने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से, तुमने उसको बिगाड़ा हुआ है, देखना ना तो इसका अभी अच्छा रिजल्ट आया ना इसका बाद भी अच्छा रिजल्ट आएगा। उनकी ये बातें सुनकर उसकी मॉम रोते हुए कहने लगती है कि हर बात आपकी मेरे बेटे पर आके क्यों खत्म हो जाती है, कभी भी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो। अब ऐसे प्रेजेंट में आ जाते जहाँ पर लिन को मॉम की कॉल भी आ जाती है। वो ये को दिखाते हुए मॉम की कॉल अटेंड कर लेता है और मॉम आगे से उसकी परेशान हो रही होती है और बताते हैं कि मैंने की के स्कूल में जब कॉल किया तो मुझे पता लगा कि वो तो स्कूल ही नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है, काफी ज्यादा परेशान होती है। तो लिन आगे से उन्हें बताता है कि मॉम ये मेरे पास आया हुआ है। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो लिन बताता है कि मैंने तो नहीं बुलाया, खुद ही आ गया है मेरी जगह पर। ये सुनते साथ ही ये को तो लिन पर गुस्सा आने लगता है तो लिन भी उसे वहीं पर होकर अंदर चला जाता है मॉम से बात करने के लिए। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि मैं ये कॉपी लेने के लिए आती हूँ, पर वो मना करने लगता है कि मॉम आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है और आपको पता है ना ये की हालत कैसी चल रही है, आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो मेरे पास आया तो उसे मेरे पास ही रहने दे कुछ दिन के लिए,
जैसे ही वो थोड़ा ठीक हो जाता है तो मैं आपके पास खुद छोड़ कर जाऊंगा। अगर आप उसको यहाँ पर भी लेने के लिए आ गई तो वो मेरे पास कभी भी नहीं आएगा, वो कहीं और भाग जाएगा। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप यहाँ से उसको लेकर ही ना जाएं। उसकी मॉम मान जाती है इस बात के लिए और फिर कहती है कि मेरी ये से बात करवाओ। और ये अपनी मॉम से जब बात करने लगता है तो उसकी मॉम कहने लगती है कि बेटा बताओ, अगर कुछ हुआ है तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ वहाँ पर ये बात सुनते साथ ही वो कह देता है कि आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं और कॉल कट कर देता है। और कॉल कट करने के बाद लिन से कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो लिन कहने लगता है कि तुमने बर्गर नहीं खाया। तो वो बताता है कि नहीं, मैंने बस कॉफी पी है। ये सुनकर उसके लिए ऑर्डर करने लगता है पर ये उसका मोबाइल पकड़कर खुद ही अपने लिए ऑर्डर करने लगता है। अब जो खाना लिन और ये ने ऑर्डर करके खाया था वही वाला खाना वो साथ में आन के लिए भी ले आया था। और आन से आकर पूछता है कि डैड की तबीयत कैसी, उनकी सर्जरी कैसी रही। तो वो बताती है कि डैड की सर्जरी ठीक रही, अब वो रेस्ट कर रहे हैं। और उसके दिए हुए खाने को भी साथ में खा रही होती है पर साथ में उसके भाई के बारे में भी पूछ रही होती है कि वो यहाँ पर भाग कर क्यों आ गया, उसका तो एंट्रेंस एग्जाम था ना। तो लिन कहता है कि हाँ पता नहीं, वो वाला एग्जाम नहीं देना चाहता बल्कि कहता है कि मैंने आर्ट अकेडमी का एग्जाम देना है। और फिर मॉम की कॉल आई और मॉम को भी मैंने काम डाउन किया कि वो वापस आ जाएगा क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। और तुम खाना खाओ ना, खाना ठंडा हो जाएगा। ये कहकर आन को खाना खिला रहा होता है। और इधर चैन के घर पर ये दिखाया जाता है जो बैठकर टीवी देख रहा होता है। उसको इस तरह टीवी देखते देखकर चैन पूछने लगता है कि क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि कोई भी अजनबी बाहर से आ जाएगा जिस तरह तुमने दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। तो वो भी आगे से बोल देता है कि घर ही तुम्हारा है तो आएगा कौन। ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा घर है। ये बात सुनकर वो उसकी पिक की तरफ इशारा कर देता है जो उसकी हाई स्कूल की पिक होती है। तो वो अपनी पिक को देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर मैं डिफरेंट था और अभी वाला मैं डिफरेंट हूँ, क्या मुझ में तुम्हें डिफरेंस नहीं नजर आया। तो कहता है कि पहले वाले में तुम जरा छोटे थे अब बड़े हो और तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब उसकी इतनी बातें सुनने के बाद उसके साथ ही बैठ गया था और देखता है कि वो इसकी वाली ड्रिंक पी रहा है। तो अपने वाली ड्रिंक तो उसने दे दी थी पर कहता है कि तुम अपने वाला खाना भी तो मुझे दो ना। ये कहकर उसका खाना लेने लगता है पर वो भी आगे से बोल देता है कि पहले जाकर हाथ धोकर आओ। अब उसके हाथ धोने वाली बात पे ये एक सेकंड के लिए बिल्कुल पॉज हो जाता है। फिर कहने लगता है कि चलो ठीक है हाथ धोने के लिए जा रहा हूँ पर तुमने स्लो स्लो खाना ताकि आकर मुझे कुछ मिल तो जाए। और यहाँ पर हमें लिन और ये की मॉम दिखाई जाती है जो उनके डैड को बताने के लिए आई हुई थी कि ये लिन के पास क्या हुआ। ये सुनते साथ ही वो इतना गुस्सा होने लग जाते हैं और फिर से सारी गलती उनकी मॉम पर ही डाल रहे होते हैं। तो वह कहती है कि मुझे यहाँ पर इतना काम होते हैं तो मैं हर टाइम उस पर नजर रखकर कैसे बैठूं। तो वह कह देते हैं कि मैंने कब कहा कि तुम जॉब करो, मैं तुम्हें घर पर बिठा कर भी खिलाने के लिए तैयार हूँ, बस तुमने घर पर रहना और अपने बच्चों का ख्याल रखना है। पर वो इस बात से चुप हो जाती क्योंकि वो जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी इतने में एक जूनियर डॉक्टर बाहर से आ जाते जो डायरेक्टर को आकर बताते हैं कि आपने जाकर एक पेशेंट को चेक करना था और अगर आप अभी चेक नहीं करना चाहते तो आपकी मीटिंग बाद में रखवा देते हैं। ये सुनकर वह कहता है कि नहीं मुझे अभी जाना है। ये कहकर वो उसी के साथ वहाँ से चले जाते हैं और हमें लिन दिखाया जाता है जो घर पर वापस आने के बाद ये से बात कर रहा होता और कह रहा होता है कि तुम पेरेंट्स से ज्यादा यूनिक को ऊपर समझो। तो वह कहता है कि हाँ, पर लिन कहता है कि तुम्हें मॉम डैड से बात करनी चाहिए। तो वह कहता है कि अच्छा मैं म्यूजिक नहीं कर सकता और तुम डिजाइन पढ़ने के लिए आ सकते हो, डिजाइन को पढ़ सकते हो। तो वह कहते हैं कि मैंने तुम्हें पढ़ने से मना नहीं किया, जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो, पर एटलीस्ट तुम्हें पेरेंट्स से तो बात करनी चाहिए ना। तुम्हें पता है मॉम डैड तुम्हारे लिए कितने परेशान होंगे। तो वह कहता है कि जब मैं यहाँ से पास हो जाऊंगा तो वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे और अगर यहाँ से फेल हो जाता तो वापस चला जाऊंगा, उनके कहने पर एंट्रेंस एग्जाम भी दे दूंगा। उनकी ये सब बातें सुनते ही चंद कहने लगता है कि मैं भी कहूँ तुम दोनों ब्लड रिलेटेड भाई कैसे हो, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम बात करते हो, बिल्कुल अपनी जिद पर अटके हुए, मॉम डैड की एक भी नहीं सुनते हो। ये बात सुनते लिन कहता है कि शट अप, तुम चुप करो। अब लिन को छोड़कर चंद ये से बात करने लगता है, कहने लगता है कि बेटा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हर इंसान सेलिब्रिटी नहीं बनता। तो वह कहता है कि सेलिब्रिटी बनना किसने है, मैं तो म्यूजिक बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो चंद भी हो जाता है कि क्या तुम सच में नहीं बनना चाहते। तो वह कहता है कि मुझे ऐसी काम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। लिन उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछा। तो वह कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर पास हो जाऊंगा ना तब मैं अपने रहने के लिए भी खर्चा कर लूंगा और खुद ही कमा लूंगा, खुद ही हर चीज कर लूंगा, किसी को भी मेरा सहारा बनने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम भी मेरा साथ देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। ये सुनते साथ ही लिन तो गुस्से में आ जाता, कहने लगता है कि तुमने पैसे को समझा क्या हुआ है, क्या पैसा कमाना इतना आसान है और तुम्हें काम करना आता भी है। जिसने जाकर खुद कभी सॉक्स भी नहीं धोई वो जाकर पैसे कमाने की बातें कर रहा है। तुम्हें लगता है लाइफ बहुत आसान है पर लाइफ बहुत मुश्किल है। तो ये कहने लगता है कि मेरा इतना राइट तो है ना कि मैं अपने ख्वाबों को पूरा कर पाऊँ। ये कहकर वहाँ से गुस्से से चला जाता है और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये जब अपना आर्ट एग्जाम देकर वापस आ रहा होता है तो आगे से उसे लेने के लिए आना ही होती है और आने उसकी पिक से ही उसे पहचाना होता और आकर उसके पास कहती है कि क्या तुम ये हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ये हूँ, तुम कौन हो। तो वो बता देती है कि मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आई। तो ये कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं जिसे पिक किया जाए। तो वह कहती है कि तुम अभी छोटे हो। ये कहकर अपने साथ उसे लेकर जा रही होती है। जाते हुए पूछा होता है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो। तो पता लगता है कि यार उसको अपनी डम्पलिंग वाली शॉप में ले आई थी और वहाँ पर आने के बाद उसे पता लगता है कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड तो डम्पलिंग सेल करने का काम करती है। ये देखकर कहने लगता है कि क्या तुम ये काम करती हो। तो वह कहती है कि हाँ, क्या तुम मुझे नीचे दिखा रहे हो। तो वह कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो वह कहती है कि चलो ठीक है, मैं भी मिसी शो से बात कर लेती हूँ। वो कहता है कि तुम्हें मेरी मॉम का कैसे पता। तो वह कहती है कि मुझे बहुत कुछ पता है। पर फिर भी जब ये जाने लगता है तो वह कहती है कि चलो तुम्हारी मॉम को कॉल कर ही
लेती हूँ। ये सुनकर वो रुक जाता है कि तुम्हारे पास मेरी मॉम का नंबर कहाँ से आया। वो कहती है कि नंबर ही नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है। ये कहकर उसकी मॉम का नंबर भी उसे बताने लगती है, जिसे सुनते ही वो उससे मोबाइल लेने लगता है, पर आन भी मोबाइल देने वाली नहीं थी। तो ये उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे धमका रही हो? तो कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे बहुत सी ट्रिक्स आती है तुम जैसे बच्चों को डील करने के लिए। बेचारा ये अब यहाँ पर क्या करता है, इसलिए उसको शॉप के अंदर आना पड़ता है और आन के साथ काम करवाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।